13 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुइंग और जिंगाओ जा रही होती है तो गुइंग जिंगा को बोलती है कि तुम तो जेसी से मिलने के लिए गए थे तो तुम दोनों में क्या हुआ। ऐसन को जिंगाओ से बता देते हैं कि उसके पापा ने हम दोनों को बेड में पकड़ लिया और ये बात जैसे गुइंग सुनती हो तो एक्साइटेड हो जाती है और उसकी तरह देखकर उसे पूछती है कि इसके बाद क्या हुआ। और यहाँ पर जिंगाओ को जैसे पता चलती है कि गुइंग उसके बारे में क्या सोच रही होती है तो उसे वो डांटने लगती है। उसे बता देती है कि हम दोनों के बीच में सब ऐसा कुछ भी हो नहीं रही थी और उसे बता देती है कि उसके पापा को हम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है लेकिन उसके पापा को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसा गुइंग से बोलती है कि जिसका फैमिली एक डिजाइनर फैमिली है, इस बात को लेकर शायद तुम दोनों की फैमिली में लड़ाई हो सकती है। ऐसा जिंगाओ से बता देती है कि मुझे इस बात को लेकर कोई भी परेशानी नहीं है लेकिन परेशानी इस बात को है क्योंकि जिसे उसके पापा को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और वो गुइंग को पूछती है कि अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम तुम्हारे पापा या नाना को चूज करो तो तुम किसे चूज करोगे। ये सुनकर गुइंग से बता देती है कि बिल्कुल मैं नाना को चूज करूंगा। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि अगर तुम्हें कभी नाना और तुम्हारे भाई में किसी एक को चुना होगा तो तुम किसे चुनोगे। ये सुनकर तो गुइंग गुस्से में जाती है। बोलती है कि ऐसी बात मेरे सामने दोबारा मत करना। तभी उसकी नजर रास्ते में जाती है तो देखती है कि जिसे जा रही होती है तो उसे बोलती है कि तुम्हें शायद मेंटल प्रॉब्लम हो गई है और तुम्हारी तो भाई रास्ते में जा रही है। बोलकर उसे जिस की तरह दिखाती है और उसे बोलती है कि तुम वहां पर जाओ। लेकिन पहली बार तो जिंगाओ जा नहीं रही होती है तो गुइंग उसे जबरदस्ती उसके पास भेज देती है और जिंगाओ उसके पास जाती है और जैसे जिंगाओ को देखती है तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसके बाद दोनों बात करते हुए जा रही होती है तो जिंगाओ को बता देती है कि मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते इसलिए मैंने कुछ सोचा है। और वैसे जिंगाओ सुनते तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से मुझे बोलती है कि मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। ऐसे जैसे से पूछती कि मैं कब तुमसे ब्रेकअप के बारे में बात कर रहा था। जिंगाओ से बता देती कि कुछ दिन मैंने सुना था कि तुम्हारे पापा तुम्हें बोल रही थी कि तुम हम दोनों में किसी एक को चुनो। ऐसे जैसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और उसे गुस्से में बोलती है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चुनूं लेकिन अगर मैं तुम्हें चुनूंगा तो मेरे पापा का क्या होगा। ऐसे जिंगाओ से बताते कि ऐसी हालत नहीं होता अगर तुम्हारे पापा हम दोनों के बीच में नहीं आते। ऐसे जैसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे फिर से बोलते हैं कि ऐसी हालत नहीं होता अगर मेरे पापा को तुम पसंद आ जाते। ऐसे जिंगाओ तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे पूछती कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरी गलती है तो जैसी उसे हाँ बोल देती है और इस बात से उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। जैसी उसे बोलती है कि मेरे पापा बिल्कुल तुम्हारे बारे में सच बोल रहे थे, तुम एक नंबर का घटिया हो। बोलकर यहाँ से चल जाती है और जिंगाओ की तो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है लेकिन वो जिसको और ज्यादा कुछ बोलता नहीं और अपने काम पर निकल जाती है। और दूसरी तरह जेहू जा रही होती है तो देखती है कि जनवे बेबे का जुलझ बांध रही है। ये देखो उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसके बाद उन दोनों के पास जाती है और बेबे की कपड़े की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। ये देखो जनवे जैसे जेहू कुछ बोलने वाला होती है तो बेबे उसे रोक देती है और ऐसी प्रेटेंड करती है कि जैसे जेहू की बात और उसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता और जेहू यहाँ से गुस्से में चली जाती है। और दूसरी तरह पिंग पोंग को लाज एक्टिविटी रूम मिल जाती है। इस वजह से वो जाकर लाज एक्टिविटी रूम में साफ सफाई कर रही होती है तो भी संगे देखती है कि सेकलाई काम कर रहे होते तो उसके पास है से पूछती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ तो जिस सबसे मना कर देती है। तभी जिसकी नजर साइड में जाती है तो वो देखती है कि बोर्ड में उसके पापा का फोटो लगा हुआ है। देखो वो बोर्ड को साइड में ले जाती है और उसके पापा का फोटो अपने पास रख लेती है। दूसरी तरह बेंग और जनबे एक साथ काम कर रही होती है तो बेंग देखती है कि जनबे को तकलीफ हो रही है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। जनबे से बता देती है कि कुछ दिन पहले मैं काम कर रही थी इस वजह से मेरे बैक में थोड़ा सा चोट लग गई है। एक बात से बेंग सुनते उसे बताती है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बोलकर उसे एक रूम में ले जाती है और बोलती है कि तुम तुम्हारी बैक मुझे देखो। और जनबे सुनती है उसे तो पहली बार मना कर देती है। और बात बेंग सुनते उसे बताती है कि अगर तुम तुम्हारी बैक मुझे नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। और बात जनबे सुनती है उसे उसकी बैग दिखा देती है और जैसे ही बेंग उसकी बैग देखती है तो उसे पता चल जाती है कि उसे तो बुरी तरह से चोट लगा हुआ है। इस वजह से उसकी मसाज करने लगती है। तभी उन दोनों को देख लेती है तो गुस्से में बेंग को बोलती है कि तुम जनबे से दूर रहो और जनबे उसे समझाने लगती है कि बेंग की मसाज की वजह से मेरा पेट की तो थोड़ा सा कम हुआ है। ऐसा सुनकर बेंग तो कुछ सोचने लगती है और बेंग को बोलती है कि कंधे में थोड़ा सा दर्द है, तुम क्यों थोड़ा सा मसाज कर दोगे। ये सुनकर बेंग उसके बाद पूरा एग्री हो जाती है और बेंग तो बैठ जाती है मसाज के लिए। और बेंग तो पहली बार अच्छे से मसाज कर रही होती है लेकिन बाद में उसकी कंधे जोर से दबाने लगती है जिस वजह से बेंग को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। और दूसरी तरह सारे मेंबर काम कर रही होती है तो इस टाइम पर जिंगा पिंग पोंग का एक मशीन लेकर आ जाती है जहाँ पर की बॉल ऑटोमेटिक सॉल्व होती है। और ये वजह से ही संगे देखती संगे तो साफ साफ उसे मना कर देती है कि मैं क्लब के पैसे से ऐसी सामान नहीं खरीदूंगा। लेकिन जिंगा उसे बताती है कि ये सारी चीजें मैं अपने पैसे से लग रही हूँ। ये सुनकर संगे तो उससे सबसे मना कर देती है लेकिन जिंगा उसके ऊपर प्रेशर डालने लगती है। देखो संगे को सोचने लगती है रोज इसके पास जाती है पूछती कि ये सारी चीजें मैं रखूँ या नहीं, तुम जो बोलोगे मैं यही करूंगा। ये सुनकर तो जिंगा को और भी ज्यादा गुस्सा आती है और जिसको अपने पास लेकर आ जाती है उसे बोलती है कि तुम किसे सपोर्ट करोगे, मुझे या संगे को। और वजह से तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में उसे बोलती है कि तुम कभी मुझे बोलते हो मैं तुम्हें या मेरे पापा में किसी एक को चूज करूँ और अभी बोल रही हो कि मैं संगे और तुम्हें किसी एक को चूज करूँ। उसे बोलती है कि तुम्हें इलेक्शन करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बोलकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है और सारे मेंबर तो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती और जिस जा रही होती है तो वो तो डॉक्टर ही से टकरा जाती है और डॉक्टर ही उसे देखकर पहचान जाती है। उसे बोलती है कि तुम तो बीमार थी। ये सुनकर जिसी से पूछती है कि आपको कैसे पता चला तो डॉक्टर ही उसे बता देती है कि जितना भी सिक एप्लीकेशन आती है सारी मेरे पास आती है और उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाती है और वो जिसी को कुछ दवाई देती है और जैसे ही इसके बारे में वो लिखने वाला होती है तो उसके हाथ कांपने लगती है। देखो जिसी से पूछती है कि आप बीमार हो, अगर आप बीमार हो तो आपके बेटे को आपका ध्यान रखना चाहिए। और वजह से डॉक्टर ये सुनते हैं तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और गुस्से में जिसकी तरह देखती है और उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कैसे पता चला। तो जिसी से झूठ बोल देती है कि मुझे क्लब मेंबर बता रही थी कि तुम्हारी बेटा बहुत ही अच्छे से पिंग पोंग खेलती है। और वजह से डॉक्टर ही सुनते हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में जिसी को यहाँ से निकाल देती है और जिसी को ये बात पता चल जाती है कि डॉक्टर ही और उसके बेटे में से पड़ती नहीं है। और उसके बाद जिसी डैनन से मिलने के लिए जाती है और वो देखती है कि डैनन कुछ बना रही है तो उसे पूछती है कि तुम ये किसके लिए बना रही हो। तो डैनन उसे बताया देखिए गुड लक के लिए होती है और मैं ये अपने पापा के लिए बना रही हूँ। और उसके बाद दोनों बैठे हुए होते हैं तो डैनन को पता चल जाती है कि जिसी और जिंगा के बीच में फिर से लड़ाई
लड़ाई हो गई है। तो उसे पूछती कि अब क्या हुआ है। तो जिसी उसे पूछती कि अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि तुम तुम्हारे पापा और तुम्हारे मम्मी में किसी एक को चूज करो तो तुम क्या करोगे। और वैसे डैना उनसे बताती है कि जो सवाल मुझे ये पूछेगा मैं पहले उसकी मुंह तोड़ूंगा। और वैसे जिसी उनसे बताती है कि अगर ये बात तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोला होगा तो सुनकर डैना तो साफ साफ समझ आती है कि जिसके बाबा जिसको बोला होती है कि तुम मुझे ये जगह किसी एक को चूज करो। और डैना उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पापा को चूज करूंगा। और जिसी उनसे तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और डैना उसे बताती है कि तुम्हें बाद में जाकर बॉयफ्रेंड मिल सकती है लेकिन तुम्हारे पापा के पास सिर्फ तुम ही हो। और जिसी उनसे तो क्या करना है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती। उसके बाद डैना अपने घर में जाती है और जो बना रही होती है वो अपने पापा की जेब में रख लेती है। और उसके बाद उसके पापा एक चोर को पकड़ने के लिए भाग रही होती है और उस चोर को पकड़ भी लेती है। तभी उसके पापा के पास एक कॉल आती है तो बात करने के लिए साइड में चली जाती है। और जैसे वो अपने जेब में हाथ डालती है उन्हें लगता है कि उनकी जेब में कुछ है। और वो जैसे बाहर निकलती है वो देखती है कि वो तो एक ब्रेसलेट है और वो वही ब्रेसलेट होती है जो डैना ने उसकी पकड़ में रखा हुआ होती है। दूसरी तरह डैना अपने घर में होती है तो उनके पास एक कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि एक पुलिस वाला हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है। जैसे डैना सुनती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागते हुए हॉस्पिटल में जाती है। और वो जैसे जाती है देखती है कि वो अपने पापा को सही सलामत है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके पापा उसकी तरह गुस्से में देखती है और बताती है कि तुम्हारे टीचर ने मुझे कल किया था कि तुमने अब तक अपना फीस दिया नहीं। और उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे तुम कहाँ दिए। तो डैना ने उसे बताया था कि वो मेरे टीचर ने कंपटीशन में खत्म कर दिया है। और ये वजह से उसके पापा सुनते तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और उसे डांटने लगती है। उसे बोलती है कि डिजाइनर कंपटीशन में कुछ भी रखा नहीं हुआ है। और उसे बोलती है कि तुम्हें किसी से नौकरी करना चाहिए बोलकर उसे तो बहुत ज्यादा डांटने लगती है। और ये सारी बातें सुनकर डैना तो रोने लगती है। फिर भी उसके पापा उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं करते और फिर से उसे डांट रही होती है। और अगले दिन में जैसे अपने घर में आती है तो देखती है कि उसके पापा काम कर रहे हैं। तो उन्हें बताती है कि मैं घर आ गया लेकिन उसके पापा उसे कुछ भी बोलते नहीं है। जिससे उनके पास आती है उन्हें बताती है कि मैं घर आ गया। फिर भी उसके पापा कुछ भी बोलते नहीं तो जिससे जाकर उनके काम ही छीन लेती है। उन्हें बताती है कि मैं घर आ गया। और उसके पापा से बोलती है कि तुम्हें तो अभी मेरे से नफरत होगा क्योंकि मैं तुम्हारे डिसीजन के खिलाफ चला गया ना इसलिए। जिससे उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो भी डिसीजन लेंगे मेरे अच्छे के लिए लेंगे। ये सुनकर उसके पापा से बताती है कि रिंघाव तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है क्योंकि उसे देखकर साफ साफ पता चल जाती है कि वो तुम्हारा ध्यान कभी भी नहीं रखेगा। सुनकर जिसी तो रोने लगती है। उन्हें बताती है कि फिर भी आप मुझे ऐसे इग्नोर मत कीजिए। और उसे बताती है कि मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या तुम फीस खाओगे। तो इस बात पर जैसी एग्री हो जाती है। उसको जो सब पूछती है क्या फीस रेडी हो गया। तो दूसरी तरह से जवाब होती है हाँ। तभी जैसी देखती कि उसके घर में झांगे आया होती है और उनके घर में वो कुक कर रही होती है। देखो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद 4 मेंबर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाना खा रही होती है। तो जिसके बाबा संगे से पूछते कि तुम्हें कारपेंट्री कहाँ से आता। तो संगे से बता देती कि मेरे दादाजी कारपेंट्री करते थे इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए सब सिखाता। जिसके बाबा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और ये सारी चीजें देखकर जिसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खड़ा होकर संगे को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बोलकर उसे बाहर ले जाती है। और जैसे ही जाती है तो संगे से बोलती है कि मुझे पता है कि जिंगा तुम्हें हमसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और तुम्हें जो करने की मन होती है वो तुम्हें करने के लिए नहीं देता है लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और ये बात जैसे बताती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर संगे से बताती है कि ठीक है लेकिन तुम्हें जब भी मेरा जरूरत पड़ेगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और उसके बाद वो जिहा के सामने खड़ा हुआ होती है। तो जिहा उसे बताती है कि इस बारे में तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मेरा दोस्त नहीं हो ना कि तुम्हारे नंबर मेरे पास है। और बस इसी सुनते से तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बताती है कि ठीक है अगर तुम मेरा दोस्त नहीं हो तो तुम मेरे घर से निकल जाओ नहीं तो तुम इस घर का किराया मुझे दो। और वजह से जिहा सुनते से बताती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये सुनकर जैसे उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़कर खींचने लगती है। उसे बोलती है कि तुम मेरे घर से निकलो। तो जिहा से बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे घर से नहीं निकलूंगा। और उन दोनों में खिंचातानी हो रही होती है तो उनके सामने एक बैग पड़ती है और जैसे पड़ती है और पीछे घूमती है तो देखती है कि उनके घर में डैना आया होती है। और डैना उसे बताती है कि मेरे पापा के साथ लड़ाई हो गई है और मेरे पास पैसे भी नहीं है तो मैं तेरे घर में रहने के लिए आई हूँ। जैसे उनका जिस तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और दूसरी तरह हमें जिंगाओ को दिखाई देता है जहाँ पर वो जिसके घर के सामने खड़ा हुआ होती है इस उम्मीद में कि शायद उसके जिसके साथ थोड़ा सा मुलाकात हो सकते हैं। और उसके बाद 2 तीनों बैठे हुए होते हैं। डैना जिसे को पूछती है कि ये सुंदरी का नाम क्या है। सुनकर जो है एटीट्यूड में उसे लूजर बोल देती है। सुनकर डैना को तो गुस्सा आती है लेकिन वो बात को घुमाकर बोलती है कि क्या तुम्हारी अंग्रेजी नाम है। सुनकर जो है तो और भी ज्यादा भड़क जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ बात करने में मुझे शर्म आती है। और उसे बताती है कि जो पहले आया है वो पहले यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। सुनकर डैना उसे बताती है कि जिससे मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसी घर में बचपन से बड़ा हुआ हूँ। और वो बिस्तर को दिखाकर बताती है कि इस बिस्तर को मैंने गिला भी किया था बोलकर बिस्तर के पास जैसी जाती है तो जय भी उसके पास जाती है और उन दोनों में लड़ने लगते हैं। तो जैसी उसे रुकती है और उसे बताती है कि मैं सोफे में सो जाऊंगा, कोई एक जमीन में सो जाएगा और कोई एक पेड़ में सो जाएगा। और एक बार जैसे वो दोनों सुनते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरह देखने लगते हैं। और डैना जय बोलती है कि तुम जमीन में सोओगे और जय डैना बोलती है कि तुम जमीन में सोओगे। और फिर से जैसे दोनों लड़ने वाला होती है तो फिर से जैसे उन दोनों को रोक लेती है और उन्होंने पूछती है कि क्या तुम्हें घर में रहने का मन है। तो दोनों हाँ बोलती है। और उसके बाद दोनों सो रही होती है और जिसी सोफे में सो रही होती है और जिंगा जिसकी घर के नीचे बैठा हुआ होती है। और डैना और जय की लड़ाई की वजह से जिसको तो नींद नहीं आ रही होती है इसलिए वो बाहर आ जाती है और वो देखती है कि जिंगा उसके घर के सामने बैठा हुआ होती है। और जिंगा जैसे जिसी को देखती है उसे बहाना लगने लगती है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया। लेकिन जिसी उसके साथ ज्यादा बात नहीं करती और जैसे जा रही होती है तो जिंगा उसे रोक लेती है और उसे बोलती है कि और कोई मुझे बोलेगा कि मैं मेरी माँ या तुम्हें चूज करूँ। ये सुनकर तो मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम तुम्हारे पापा को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ये सुनकर जिसी जाकर उसके पास में बैठ जाती है और वो जिंगा को बताती है कि मेरे पापा मेरे बचपन से बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। और उसे पूछती है कि सच्चा प्यार क्या होती है, झूठा प्यार क्या होती है। लेकिन जिंगा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तो जिसी उसे बता देती कि सच्चा प्यार डायमंड की तरह होती है और झूठा प्यार बर्फ की तरह होती है और मेरे लिए मेरे पापा सूरज की तरह है।
कितना भी क्यों ना चमक कभी भी डायमंड पिघलेगा नहीं। और उसे बताती है कि तुम मेरे लिए कोई एरा गेरा नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा वोट करती रहूंगी। ये सुनकर तो जिंगाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिसी से बोलती है कि क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखें। और ये बात सुनकर जिंगाओ तो पहली बार एग्री नहीं होता, लेकिन जिसी को रिक्वेस्ट करने पर वो एग्री हो जाती है। और यहाँ पर दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। और अगले दिन जिसी पिंग पोंग क्लब में होती है तो उसके पास सांगे जाती है और उसे पूछती है क्या तुम्हारी जिंगाओ के साथ लड़ाई खत्म हो गया है, क्योंकि कल तुम उदास लग रही थी, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। सुनकर जिसी तो उसे कुछ भी बोलता नहीं है। तो सांगे उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ पिंग पोंग प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जिसी उसे सबसे मना कर देती है। और इस टाइम पर वो जैसे और कुछ बोलने वाला होती है तो बस जिंगाओ आ जाती है और उसे बताती है कि जिसी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि जिसी मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। ये बात जिसी सांगे सुनती है, जिसी को बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों के बारे में अंकल को बता दूंगा। और ये बात जिसी सुनती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सांगे के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एग्री कर लेती है। जिसी सांगे के साथ पिंग पोंग खेलने के लिए रेडी हो गया होती है और उसके बाद उन दोनों में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है और जिसी बुरी तरह से तो सांगे को हरा देती है। और उसके पास एक तरह से बोलती है कि अगर दोबारा तुमने मेरे पापा के बारे में बोलकर मुझे धमकी दी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलकर वो जिंगाओ के पास जाती है और उसके हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाती है। और उसके बाद जिंगाओ उसके कंधे का मसाज कर रही होती है तो जिसी बोलती है सांगे जैसा टॉप प्लेयर को हराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए तुम अच्छे से मसाज करो। ये सुनकर जिंगाओ उसे पता है सांगे तुम्हारे साथ सही से खेल नहीं रही होती है, क्योंकि मैं उसे पहले दिन से देख रही हूँ और वो मैं हमेशा जीतने के लिए देती है, क्योंकि वो तुम्हें खुश करना चाहती है। और उसे बता देती है कि मैं सांगे तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे बोलती है कि शायद मैं उसकी तरह हो पाता। जैसी जी सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम उसकी तरह सोच रही हो, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात है। और जिंगाओ कुछ ऐसे मसाज करने के लिए बोलती है तो जिंगाओ से बोलती है कि क्यों ना शाम को हम कहीं पर खाने के लिए चले। तो जिसी उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे मेरे काम पर जाना है। सुनकर जिंगाओ से पूछती है क्या डिटेक्टिव को पैसा देना है। और एक बार जैसी जी सुनती है तो हैरान हो जाती है। तो जिंगाओ से बताती है बाहर का डिटेक्टिव जितनी भी होती है सारी फ्रॉड होती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी हिजियांग के केस में मदद करना चाहती हूँ। सुनकर जिसी तो उसे सबसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं ये सारी झमेले में तुम्हें घसीटना नहीं चाहती हूँ। सुनकर जिंगाओ उसकी अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि तुम मेरी हो, इसलिए तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरी है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ बेंग आकर सारी मेंबर को बताती है कि पिंग पोंग क्लब के लिए चेयर मेंबर की जरूरत है, जो भी इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकती है। बोलकर सारी मेंबर को फॉर्म देने लगती है। ये देखो जॉन बेबे को पूछती है क्या तुम अप्लाई नहीं करोगी। तो बेबे उसे बता देती है कि मेरे पास और भी ज्यादा काम है। बोलकर उसे ना बोल देती है। तो अभी उसकी नजर साइड में जाती है तो वो देखती है कि जेहायू भी वहीं से फॉर्म लेकर अप्लाई कर रही है। ये देखकर बेबे जॉन बेबे को बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए अप्लाई करूंगा। और वजह से जॉन बेबे सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बेबे जॉन बेबे को बोलती है कि तुम मुझे किस करो। और वजह से जॉन बेबे सुनती है तो शर्मा जाती है और बोलती है कि यहीं पर तो बहुत सारा लोग है, लेकिन बेबे बोलती है कि फिर भी तुम मुझे किस करो। और वजह से जॉन बेबे सुनती है वो किस करने के लिए बेबे की तरह पढ़ने लगती है और जैसे उसकी करीब जाती है तो जेहायू को ऐसा लगती है कि उन दोनों किस करे होती है, लेकिन असल में उन दोनों की किस में हुआ नहीं होती है। और बेबे उसे दूर कर देती है और उसे बताती है कि यहीं पर रोक है, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। ये सुनकर जॉन बेबे बोलती है कि तूने तो मुझे बुला था। ये सुनकर बेबे बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और बोलती है कि फॉर्म लेने के लिए जा रही हूँ। बोलकर वहीं से चल जाती है और जेहायू के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और वो जॉन बेबे को चीट कर रहे हैं। ये देखो जेहायू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ और सांगे का कॉम्पिटिशन का दिन आ जाते हैं और वो दोनों एक ही जगह में खड़ा हुआ होती है और जिसी तो जिंगाओ को चेयर कर रही होती है, जिसे देखकर सांगे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। और उसके बाद उन दोनों में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है और सांगे तो पूरी तरह से जिंगाओ को हरा रही होती है और वो अपना पॉइंट 6 तक ले जाती है और जिंगाओ का पॉइंट तो 0 होती है। और यहाँ पर जिंगाओ को तो समझ में आ गया होती है अगर मैं सांगे की गेम की स्पीड के हिसाब से खेलता रहूंगा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए मुझे मेरी स्पीड बढ़ाना होगा। उसे ये भी याद आ रही होती है कि उसे जिसी ने कितना अच्छे से ट्रेन किया होती है और यहाँ पर जिसी तो उसे बहुत ही अच्छे से चार्ज कर रही होती है। और उसके बाद उन दोनों में फिर से मैच स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जिंगाओ तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट बना रही होती है और यहाँ पर उन दोनों में आखिरी राउंड आ जाती है जहाँ पर कि सांगे का पॉइंट 9 होती है और जिंगाओ का पॉइंट 10 होती है। और उसके बाद उन दोनों में लास्ट राउंड स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जिंगाओ वेलिंग बॉल ट्राई करती है जिस बॉल को सांगे रिप्लाई कर नहीं पाती, जिस वजह से जिंगाओ इस मैच को जीत जाती है। देखो जिसी तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और सांगे जैसे ही देखती है कि जिसी जिंगाओ के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर जिंगाओ अपने जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी सारी दोस्त के साथ एक कैफे में आया होती है, लेकिन उनके साथ जिसी नहीं होता। और यहाँ पर सारी मेंबर खाना खा रही होती है और दूसरी तरह में सांगे दिखाई देते जहाँ पर की सांगे जा रही होती है तो उसकी माँ उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम स्कोर बदल दिए। और इस टाइम पर जिसी भी जा रही होती है और उन दोनों की बात सुनकर वो रुक जाती है और उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हारी दादाजी सामने आ रही होती है, इसलिए चलो हम साथ में डिनर करते हैं। और एक बार जैसी सांगे सुनती है तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो अपनी माँ को बोलती है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मुझसे ले लीजिए, लेकिन दादाजी को परेशान मत कीजिए क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। और एक बार जैसी सांगे की माम सुनती है उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। तो सांगे उसे बताती है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या कभी आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? मैं महीने भर आपको कॉल करता रहा लेकिन आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, आपको पैसे की जरूरत हो तो आप वापस आ गए। और उसे बताती है कि आपको पता है मेरी भाई मेरी पीठ के पीछे क्या बोलता है, मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप मर गई और मेरी माँ एक जुआरी बन गई। और एक बार जैसे उसकी माँ सुनती है तो और कुछ भी बोल नहीं पाता और यहाँ से वो चुपचाप चली जाती है। और उसके बाद अकेला सांगे खड़ा हुआ होती है और उसे एहसास होती है कि पीछे कोई है और उसकी सारी बातें सुन रही होती है, इसलिए वो पीछे घूमती है तो देखती है कि वहाँ पर जिसी है और जिसी ऐसी सांगे को देखती है कि सांगे उसे देख रही होती है तो वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रुक उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी क्योंकि मैंने कानों में ईयरकॉर्ड लगाया हुआ था। ये सुनकर सांगे उसे पूछती है कि तुम्हारी ईयरकॉर्ड कहाँ गई। जिसी चारों तरफ से देखने लगती है और उसे पता चल जाती है कि उसकी जोड़ पकड़ा गया है। तो सांगे उसे बोलती है कि मैं तो मेरी फीमेल के बारे में पता चल गया है
और मैं जिंगाओ से हार गया हूँ, इस वजह से तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ रहा हो गया। ये सुनकर जीसी उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे पूछती है क्या तुम पिंग पोंग क्लब छोड़ दोगे, और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम्हें पिंग पोंग क्लब नहीं छोड़ना चाहिए, अगर तुम छोड़ दोगे तो जिंगाओ इस कंपटीशन को हार जाएगा, और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। और सांगे देखती है कि जीसी जिंगाओ के लिए कितना परेशान है, तो जिसके पास जाती है और उसे लेकर कांतों में पुश कर देती है और उसे बोलती है कि जब जिंगाओ कंपटीशन हार गया था तो तुम उसके साथ दिन रात प्रैक्टिस कर रही थी, और अब जब जीत गया है तो तुम उसके नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच रही हो। और उसे बताती है कि अगर तुम मुझे इतना प्यार करते तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये सुनकर जीसी उसे बताती है कि तुम्हें मुझसे भी बहुत ज्यादा बेहतर लड़की मिल जाएगी। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे से और बेहतर लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और बात जैसी जीसी उनसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है, और सांगे जैसी जीसी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जीसी उसे धक्का दे देती है और गुस्से में बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं मेरी बॉयफ्रेंड है। और बात जैसी सांगे सुनते से बोलती है कि सिर्फ मुझे एक ही किस दे दो। और बात जैसी जीसी सुनते से गुस्से में बोलती है कि तुमने तुम्हारा पुराना टीम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारा कुछ गलत काम करते थे, इसलिए तुम इस टीम को छोड़ दिए थे। और उसे बताती है कि तुम बिल्कुल अभी ऐसा ही कर रहे हो, तो तुम्हें और उनमें क्या फर्क रह गया। और उसे बताती है कि अगर तुम पिंग पोंग क्लब के साथ दौड़ते रहोगे तो तुम्हें चैंपियन ट्रॉफी जीतने में आसानी हो जाएगी। और बात जैसी सांगे सुनती है उसे और कुछ भी बोलता नहीं और यहाँ से चली जाती है। और जीसी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सांगे उसकी कोई बात नहीं मानता और वो यहाँ से चली ही जाती है। और उसके बाद जीसी भागते हुए अपने सारे दोस्त के पास जाती है। और उसके बाद सारी मेंबर खाना खा रही होती है तो जनवे जिंगा को बोलती है क्यों ना तुम संगे से दोस्ती करो, क्योंकि उसे पिंग पोंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से आती है और वो हमारे बहुत ज्यादा काम में आ सकती है। और इस बात पर जिंगा एग्री हो जाती है। और जैसे ही सारी मेंबर खाना खत्म कर जा रही होती है तो उनका सामना मेंगड़े से हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही मेंगड़े का टीम उन्हें देखती है फिर से उनके साथ लड़ने लगते हैं। और जैसे ही बात आगे बढ़ने वाला होती है तो मेंगड़े का एक टीम मेंबर सारे मेंबर को रोक देती है और बताती है कि हम यहाँ पर उनका इन्वाइट करने के लिए आए हैं बोलकर उसके अंदर लेकर चली जाती है। और यहाँ पर जैसे ही जिंगा जियोंग को देखती है उससे तो पहचान जाती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर होती है। और वो सारे मेंबर को बताती है कि जियोंग एक प्रोफेशनल प्लेयर है और बताती है कि हमें अगर उनके बारे में और भी जानना होगा तो हमें सांगे के साथ कांटेक्ट करना होगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ पिंग पोंग क्लब की 4 टीम मेंबर की नाम निकल गया होती है, तभी जेबी भागते हुए जाकर देखती है कि वहाँ पर तो उसका नाम नहीं है, तो गुस्से में पूछती है कि वहाँ पर मेरा क्यों नाम नहीं है। तभी बेबे को याद आती है कि बेबे ने ही जानबूझकर उसका नाम हटाया होती है और वो उसे नीचे दिखाने लगती है कि वहाँ पर तो तुम्हारा नाम नहीं है लेकिन मेरा नाम ऊपर है। ये देखो जेबी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि अच्छा हुआ इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में जितने भी नाम है सब लूजर है बोलकर वो बेबे का ही और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। और बेबे तो उसे कुछ भी बोल नहीं पाता और जेबी यहाँ से अपना एटीट्यूड से ही चली जाती है। और दूसरी तरह जिंगा अपने सारी टीम मेंबर के साथ पिंग पोंग क्लब में आती है तो वो देखती है कि सांगे वहाँ पर नहीं है, तो बैंक को पूछती है कि सांगे कहाँ गया। तो बैंक बता देती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने मेरे कॉल नहीं उठाया। और बाद जैसे सारी मेंबर सुनती है सारी मेंबर तो बुरी तरह से हैरान हो जाती है, इसलिए वो बैंक को खोजने के लिए चारों तरफ से जाने लगती है लेकिन उन्हें बैंक नहीं मिलता। और एक बार जैसे आकर जिंगा को बताती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जिसके पास जाती है उसे बोलती है कि तुम जाकर सांगे से बात करो, क्योंकि सांगे तुम्हें पसंद करती है, अगर तुम जाकर उसे बात करोगी तो वो दोबारा हमारी टीम में आ सकती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रही होती है सांगे गेम हार जाने की वजह से वो यहाँ से छुटकर भाग गया है। और एक बार जैसे जीसी उनसे तो पहली बार मना कर देती है लेकिन जैसे उसे रिक्वेस्ट करती है उस बात पर मान जाती है, लेकिन जिंगा उसे रोक देती है और बताती है कि मैं जाकर उसे बात करूंगा, अगर वो नहीं माना तो मैं उसकी पैर भी पकड़ लूंगा। और बाद जैसे वो तीनों सुनती है वो तीनों तो उस हिसाब से मना कर देती है और उसके बाद वो तीनों उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी इसकी बात का जवाब नहीं देता। ये देखो जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वहाँ पर एक फल का बास्केट रखा हुआ होती है उससे लात मार देती है। ये देखो सारी मेंबर तो उसे देखने लगते हैं और इस टाइम पर भी उनके पास आ जाती है और बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर का तबियत खराब हो गया था तो इसलिए मैंने उनका पास चला गया और मेरी मोबाइल का बैटरी भी खत्म हो गया था, इस वजह से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। और बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे ही नहीं भागूंगा। और ये बात सुनकर सारी मेंबर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए सारी मेंबर चले जाते हैं। और यहाँ पर यूना अपने घर में काम कर रही होती है तो उसके पास डैनन का पापा आती है और वो जैसे डैनन के पापा को देखती है तो समझ जाती है कि वो डैनन से मिलने के लिए आई है और उसे पूछती है क्या तुम डैनन से मिलने के लिए हो, तो डैनन के पापा से सबसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था इसलिए यहाँ पर घुस गया। तो भी पीछे से डैनन आ रही होती है और जैसे अपने पापा को देखती है यहीं पर छुप जाती है और डैनन के पापा यून को कुछ पैसे देती है और बताती है कि तुम्हारे काम आएगा, लेकिन यून उसे लौटा देती है और बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी का खर्चा उठा सकती हूँ। फिर भी डैनन के पापा उसे पैसे दे रही होती है और उसे बताती है कि डैनन को उसकी सपना छोड़ देना चाहिए, उसे जमीन पर आना चाहिए, उसे एक अकाउंटेंट बनना चाहिए। सुनकर यून डैनन के पापा को समझाने लगती है कि हर बच्चे का अलग अलग सपना होती है और उन्हें ये पूरा करना चाहिए। सुनकर डैनन के पापा तो उसे सबसे मना कर देती है और यहाँ पर डैनन जैसे ये बात सुनती है वो अपने पापा के पास आती है और उनके साथ लड़ने लगती है। उन्हें बताती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरी जिंदगी में कुछ कर लूंगा, आपका मदद नहीं लूंगा बोलकर गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और ये देखकर यून डैनन के पापा को समझाने लगती है कि तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन उसके पापा उसकी तो कोई बात नहीं मानता और वो अपने घर चली जाती है। और दूसरी तरह जेहू अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो उसके पास जीसी जाती है और उसे एक एड्रेस देती है और उसे बताती है कि एक डिजाइनर स्टोर है जहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब की फ्री है और मैं भी यहीं पर काम करती हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हो। और उसे सोचने के लिए बोलकर वो यहाँ से चल जाती है और जेहू कुछ सोचने लगती है और फिर आर्टिस्ट को अपने जेब में रख लेती है और उसके बाद वो अपने घर में बैठा हुआ होती है और डैनन के साथ खाना खा रही होती है। फिर से वो खाना खाते वक्त तो लड़ रही होती है और यहाँ पर डैनन उसे गुस्से में बोलती है कि मैं आज पैसा कमाने के लिए जा रही हूँ और जब मैं पैसा कमा कर वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें जमीन पर सुता हुआ देखूंगा और देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सुनकर जेहू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसके बाद डैनन अपने सारे सामान पकड़कर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जेहू कुछ सोचने लगती है और वो स्टोर में जाती है और जैसे ही जाती है तो उसकी तो बहुत ज्यादा अच्छे
अच्छे से वेलकम करती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कस्टमर है। तो वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेहाई को पार्ट टाइम जॉब मिल गया होती है। जिसी और जेहाई दरवाजे के सामने खड़ा हुआ होती है, और जब भी कस्टमर आ रही होती है जिसी तो उन्हें अच्छे से वेलकम कर रही होती है, लेकिन जेहाई तो कुछ भी बोल नहीं रही होती है। इसलिए जिसी से बोलती है कि तुम्हें भी उन्हें अच्छे से वेलकम करना चाहिए ताकि हमारी इमेज उनके सामने अच्छा बन सके। इसलिए जेहाई से बताती है कि ऐसी इमेज अच्छे नहीं बना जा सकती। तो वो देखती है कि उस कस्टमर को जो ड्रेस चाहिए होती है उसके पास नहीं होती है, इसलिए सेल्स कर दोबारा ड्रेस लेने के लिए चला गया होती है। और वो जिसी को बोलती है कि तुम्हें देखो कि सामने वालों को कैसे इंप्रेस किया जाता है। बिल्कुल उसी कस्टमर को पास जाती है, उन्हें बताती है कि आपको जो ड्रेस चाहिए वो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल उसे दूसरा ड्रेस दिखाने लगती है और उसकी तो बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। और कस्टमर अपना तारीफ सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जेहाई के ऊपर पूरी तरह से इंप्रेस हो जाती है। और जेहाई उसे जो भी ड्रेस दिखाई होती है सारी ड्रेस वो खरीद लेती है और उसे बताती है कि इससे पहले मैं सीयुहान एक्सक्लूसिव में जाती थी। और बस इसी जेहाई सुनते हो तो हैरान हो जाती है, क्योंकि इसी कंपनी से मम की होती है। और इसी कस्टमर जेहाई को बताती है कि आज के बाद मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर आऊंगी, क्योंकि तुम्हारे चूज किया ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद लगा। तुम बाद में जाकर मेरे लिए और भी ज्यादा चूज कर सकते हो। और जिसी को बताती है कि सीयुहान एक्सक्लूसिव की ओनर के पति का बहुत ही पहले ही मौत हो चुका है और उस औरत का बहुत लोगों के साथ अफेयर है। बोलकर उस औरत का बहुत ज्यादा बुराई करने लगती है। ऐसे उनको जेहाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि वो जिस औरत का बुराई कर रही होती है वो उसकी मम होती है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस औरत के साथ लड़ने लगती है, जिसे देखकर वो औरत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सारी में वो जेहाई को बोलती है कि तुम उनसे माफी मांग लो, लेकिन जेहाई तो साफ साफ मना कर देती है। और जिसी भी आकर उसे समझाने लगती है कि तुम उनसे माफी मांग लो, लेकिन जेहाई उसे गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। बोलकर अपना नौकरी छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे जा रही होती है उसे याद आती है कि जब छोटा था तो उसकी माँ के साथ एक स्टोर में गया था, जहाँ पर कि उसकी माँ अपना डिजाइन बेच रही होती है, लेकिन वो साइड में खेलते खेलते जाकर डिजाइन रेस्ट को छू देती है तो स्टोर गर्ल उसके जाकर डांटने लगती है। इसे देखकर जेहाई की माँ उसके पास जाती है और उसकी स्टोर गर्ल के साथ लड़ने लगती है और उसे बोलती है कि अगर तुम कस्टमर के साथ ऐसी बिहेवियर कर रही हो तो मैं तुम्हारे साथ अपना ड्रेस नहीं सेल करूंगा। बोलकर अपने ड्रेस लेकर यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो छोटा जेहाई उसकी माँ को पूछती है क्या मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि वहाँ पर और भी एक लड़की था लेकिन उसे कुछ भी बोला नहीं गया, इसलिए मुझे ही डांटा गया। ऐसा सुनकर उसकी माँ उसे समझाने लगती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, वो अमीर घर से है ना, इसलिए उसे कुछ भी बोला नहीं गया। ऐसा सुनकर जेहाई बोलती है कि मुझे भी अमीर घर की लड़की बनना है। और ये सारी बातें सुनकर जेहाई की मम जेहाई को बोलती है कि अगर कभी तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो उसके सामने कभी भी मत झुकना, उसके साथ परिवार का टक्कर देना। और ये सारी बातें जेहाई सोच रही होती है और वो जा रही होती है। और वो जैसे ही घर पहुंचती है वो देखती है कि डैन अपने सारे सामान लेकर उदास होकर घर के बाहर बैठा हुआ होती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि उसकी तो एक भी सामान बिका नहीं। उसके पास जाती है उसकी मजाक उड़ाने लगती है कि तुम कभी भी कुछ भी कर नहीं पाओगे। बोलकर उसे बोलती है कि तुम एक नंबर का लूजर हो। बोलकर यहाँ से चली जाती है। और ये सारी बातें सुनकर डैन तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, इसलिए वो अपना डिजाइन फेंक रही होती है। और इस टाइम पर जिसी आ जाती है, जिसी डैन को ऐसी देखती है उसे रुकती है और उसकी सारी सामान इकट्ठा करने लगती है। डैन उसे बता देती है कि 5 घंटा मैंने वेट किया लेकिन एक भी सामान अभी बिका नहीं। बोलकर तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो जिसी से समझाने लगती है कि पहली बार ऐसी होती है लेकिन बाद में जाकर सारी चीजें सही हो जाएगा। और उसकी सारी सामान इकट्ठा कर रही होती है तो डैन उसे बोलती है कि तुम इसे इकट्ठा मत करो, उसे फेंक दो। और ये वजह से जिसी उसके पास जाती है उसे गले लगा लेती है। दूर से सारी चीजें जेहाई देख रही होती है और उसे पता चल जाती है कि वो कितना अच्छे दोस्त है। और उसके बाद डैन के सारे सामान लेकर वो ऊपर चल जाती है और डैन बोलती है क्या तुम कुछ खाओगे, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। बोलकर नीचे चल जाती है। तभी जेहाई को उसके एक दोस्त कॉल करते रहे बोलती है कि तुम्हारी वो डिजाइनर बैग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम मुझे दोगे। यहाँ पर जेहाई ऐसी प्रेटेंड होती है जैसी कोई उसके एक दोस्त कल क्या होती है और उसकी कोई डिजाइन कॉम्पिटिशन में वो हार गया होती है। और वो उसे समझाने लगती है कि अगर तुम हार गई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम को ढूंढना चाहिए, तुम्हारे डिजाइन में क्या प्रॉब्लम है। और उसे कुछ बुक सजेस्ट करती है कि तुम इस बुक से सीख सकती हो। और ये सारी बातें वो जानबूझकर डैन को सुना रही है, क्योंकि उसे पता होती है कि अगर मैं डायरेक्टली जाकर डैन को सारी बातें बोलूंगा तो हम दोनों में बीच में लड़ाई हो जाएगी। और अगली सुबह जिसी और जेहाई खाने के लिए जा रही होती है तो जेहाई जिसी को पूछती है कि वो लूजर कहाँ गया, तो जिसी से बता देती है कि उसे कुछ बुक की जरूरत था इसलिए वो लाइब्रेरी गई है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि डैन ने उसकी सारी बात समझ लिया है। और उसके बाद दोनों बैठकर खाना खा रही होती है और जिसी जैसे अपने पोरेज में गाजर देखती है वो बोलती है कि मुझे गाजर बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो आपने मुझे दिया क्यों। और बोलकर बोलती है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। ऐसे सुनकर जेहाई तो उसे डांटने लगती है। उसे बताती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल से बनाए हैं इसलिए तुम्हें खाना चाहिए। ऐसे सुनकर जेहाई तो फिर भी मना कर देती है। ऐसे सुनकर जिसी से बोलती है कि अगर मेरे पापा होते और मेरे लिए खाना बनाते तो मैं इस टेस्ट को कभी भी नहीं बोलता। ऐसे सुनकर जिस तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसके पास आती है उसे माफी मांगती है और उसे बताती है कि मुझे तो गाजर बहुत ज्यादा पसंद है। बोलकर जितना ही पोरेज बचा हुआ होती है सारी पोरेज अपने पास लेकर आती है, सारी पोरेज अकेले ही खा देती है और उसके बाद अपने कॉलेज निकल जाती है। और एक साइकिल बोरो करके जैसे ही जा रही होती है तो जिंगा उसे देख लेती है और उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊंगा। बोलकर उसके साथ साइकिल में ही वो कॉलेज चली जाती है। और उसके बाद जिंगा पिंग पोंग क्लब में सांगे के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। और जैसे उनका मैच खत्म होती है तो सांगे उसे बोलती है कि क्या तुम्हें हियोंग के बारे में सुना है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, अगर हमें उसे हराना होगा तो हमें हमारी प्रैक्टिस और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। और इस टाइम पर कोई उनके पास आ जाती है और वो जिंगा को बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलकर उसे साइड में लेकर चल जाती है और उसे बता देती है कि आज जुनबे का बर्थडे है इसलिए हमें उसे कुछ सरप्राइज देना होगा। ऐसे जिंगा उसे बोलती है कि ठीक है, आज मेरी हवेली में उसके लिए पार्टी है तो तुम उसे लेकर आ जाना। और इस बात पर जुनबे एग्री हो जाती है और वो बेबे के पास जाती है और पूछती है कि जुनबे को क्या करना पसंद है। ये सुनकर बेबे उसे बोलती है कि इस बारे में तो मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन जुनबे को एक चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है कि हाबिल
का स्विमिंग पूल। ये बात उसने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे इस बारे में बात करने में शर्म आती है। और वैसे गुइंग सुनती सोचती है कोई बात नहीं, तुम आज उसे लेकर उसे हवेली में पहुंच जाना है, उसके लिए पार्टी है। और दूसरी तरह जिंगाओ जा रही होती है तो उसे मैनेजर डू रोक लेती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक है। ये सुनकर जिंगाओ से पूछती है कि आपको तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सुनकर मैनेजर डू बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि मुझे सारी बातें प्रिंसिपल से छुपाना पड़ रहा है। अगर सारी बातें प्रिंसिपल को पता चल गया तो पता नहीं मैं उनको क्या जवाब दूंगा। और उसे पूछती है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक गया है। ये सुनकर जिंगाओ से बताती है कि हम अभी हिजियांग के पीछे है, लेकिन हिजियांग के बारे में हमें सही से कुछ भी पता नहीं है। और वजह से मैनेजर डू सुनती से बताती है कि अगर तुम्हें कोई मेरी जरूरत पड़ेगा तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर जिंगाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे बोलती है कि ठीक है। और मैनेजर डू से बोलती है कि मुझे कुछ काम है बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और असल में वो अपने फैंसी से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने से जॉन का छोटा भाई आ रही होती है। तो उसे रुक कर पूछती है क्या तुम तुम्हारे पापा से मिलने के लिए गए थे। तो बता देती है कि हाँ, मैं स्कूल में फास्ट आ गया था इसलिए सारी बातें बताने के लिए मैं मेरे पापा के पास गया था। और उसे पूछती है क्या आप फिर से अपनी फैंसी का ध्यान रखने के लिए आए हो। तो मैनेजर बोलते हैं कि हाँ बोलकर उसे यहाँ से बाय बोलकर यहाँ से चल जाती है। जॉन का छोटा भाई जा रही होती है तो गलती से उसके हाथ से उसकी मोबाइल नीचे गिर जाती है जो कि बुरी तरह से टूट जाती है। और दूसरी तरह मैनेजर डू अपने फैंसी से मिलने के लिए जाती है जो कि आईसीयू में होती है और कोमा में होती है। और वो अपने मन में जो भी सारी बातें होती है उसे सारी बता रही होती है। और उसे बताती है कि तूने मुझे एक बार बोला था कि अच्छा प्यार बहुत ज्यादा महंगा होती है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हारे लिए हमेशा वेट करूंगा। और उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी हमें पता चलती है कि वो जहाँ पर काम करती है यानी कि मैनेजर डू की ऑफिस में एक सीक्रेट रूम होती है और वो वहीं पर जाती है। तभी हमें पता चलती है कुछ बना रही है। वो क्या बना रही है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। और यहाँ पर जिंगाओ के घर में उसकी सारे दोस्त आए होते हैं जॉन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर वो सारे दोस्त तो बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इस टाइम पर जीसी आ जाती है तो सारे दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम ही पानी में आ जाओ। तो जीसी बता देती है कि मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए जीसी पानी में नहीं जाता और बाहर ही बहुत ज्यादा मस्ती कर रही होती है। और उसके हाथ में एक बॉल लग जाती है तो वो दूर फेंक लेती है। और जिंगा को बोलती है कि तुम जाओ मेरे लिए लेकर आओ। तो जिंगा जाती है और उसके लिए लेकर आती है और बार बार ऐसी करती है। तो जिंगा उसे कुछ में बोलती है कि दोबारा मत करना। और इस बात पर जीसी एग्री हो जाती है, लेकिन वो दोबारा करती है तो जिंगा हो जाती है, लेकर आती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और यहाँ पर जीसी ऐसी जिंगा को देखती है वहीं से भागने लगती है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा हंस रही होती है। और यहाँ पर जिंगा उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें गले लगाना जाना चाहती हूँ बोलकर उसे पास बुलाती है। और यहाँ पर उसके ऊपर भी भरोसा कर देती है और उसके पास तीरों से गले लगा लेती है। और यहाँ पर जिंगा को सोचने लगती है, उसे पानी में फेंक लेती है। और जैसे जैसे पानी में जाती है तो उड़ तो डूबने लगती है और कैसे कर बहुत ही मुश्किल से किनारे में आती है। और जैसे ही आती है तो वो देखती है कि उसके सामने 2 चप्पल रखा हुआ है। और ऊपर जैसे ही देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो जिंगाओ का पापा होती है। और जिंगाओ जैसे ही अपने पापा को देखती है तो शौक हो जाती है और उसके मुंह से पापा वर्ड निकल जाती है। और जिसी ऐसे पापा वर्ड सुनती है उसके मुंह से ही पापा वर्ड निकल जाती है, जिस वजह से जिसी को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। और उसके बाद वो रूम में होती है, जिंगाओ उसके पास जाती है, उसे कपड़े देती है, उसे बताती है कि मेरे पापा तुम्हारे इंतजार कर रहे हो, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। और जैसे जीसी उनसे और ज्यादा शर्म आती है और कैसे बात करे उस बारे में वो प्रैक्टिस करती है। और सोचती है क्यों ना मैं पहले नहा लूं और उसके बाद जाकर उनसे बात करूं बोलकर वो नहाने के लिए चल जाती है। और उसके बाद उनसे बात करने के लिए जाती है तो उसके पापा गुस्से में उसे बोलती है कि तुम जिंगाओ की लाइफ से दूर चले जाओ, उसे सोयान देती है। और जैसे ही जीसी देखती है कि उसे सोयान दे रही होती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बोलती है कि क्या ये सोयान डिसाइड करेगा हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। और जैसे और कुछ बोलने वाला होती है तो उसके पापा गुस्से में उसके मुंह के ऊपर पानी फेंक लेती है। तो जीसी को होश आ जाती है। असल में जीसी ये सारी चीजें सपने देख रही होती है। अभी वो देखती है कि उसके सामने जिंगाओ बैठा हुआ है और वो जैसे जिंगाओ को देखती है तो बुरी तरह से चौंक जाती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिंगाओ से बताती है कि तुम्हारी बहुत टाइम तक आवाज नहीं है इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। और उसे बताती है कि मेरे पापा तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी आना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जीसी रेडी होकर जिंगाओ के पापा से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ के पापा उससे तो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली करता क्या है। तो जीसी झूठ बोल देती है कि मेरी फैमिली बिजनेस करती है और मेरी फैमिली में मैं और मेरे पापा हूँ। और यहाँ पर वो दोनों ज्यादा बात नहीं करते हैं। और यहाँ पर जीसी उन्हें बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ सोचने लगती है और वापस आकर बताती है कि मेरी फैमिली कोई भी बिजनेस नहीं करता, मेरे पापा एक कारपेंटर है। और जैसे जिंगाओ के पापा सुनती है तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। जीसी उसे पूछती है क्या हम दोनों के रिश्ते में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिंगाओ के पापा उसे बता देती है कि अगर जिंगाओ तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर बाद जैसी जीसी उनसे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और जिंगाओ से पूछती है कि मेरे पापा ने तुम्हें क्या बोला। तो जीसी से बोलती है कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं बताऊंगा। तो जिंगाओ जैसे उसे रिक्वेस्ट करती है उसे बता देती है कि हमारे पापा ने हम दोनों के रिश्ते को अलाउ कर दिया। और बाद जैसे जिंगाओ सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद शाम को सारे मेंबर जानवर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तो सारे मेंबर जानवर को बोलते हैं कि तुम्हें विश मांगो। सुनकर जानवर विश मांगती है कि मेरे पापा जल्दी सही हो जाए और मेरे ग्रेजुएशन पर वो मेरे साथ रहे। ये देखकर गोइंग भी एक विश मांगती है कि मैं हमेशा नाना के साथ खुश रहूं। और ये देखो सारे मेंबर जिंगा को बोलते हैं कि तुम भी एक विश मांगो। तो जिंगा एक विश मांगती है कि मैं जिन सबको प्यार करती हूँ सारे मेंबर खुश रहे। ये सुनकर सारे मेंबर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद सारे मेंबर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अपने घर में आती है उसकी छोटा भाई उसे रोक लेती है, अंदर जाकर उसके लिए केक लेकर आती है और उसे बर्थडे विश करती है और घर को पूरी तरह से कचरा बना देती है। ये देखकर जानवी उसे डांटने लगती है, बोलती है कि तुम पैसे से ही वेस्ट मत करो। और उसे बताती है कि तुम तब तक सुन नहीं सकते जब तुम ये सारी चीज साफ नहीं कर सकती है। तभी उसकी नजर टेबल में जाती है तो वो दिखती है कि एक न्यू फोन है। तो उसे पूछती है कि किसका फोन है। जनबे का छोटा भाई उसे झूठ बोल देती है कि ये मेरा दोस्त का फोन है, हम दोनों ने मोबाइल एक्सचेंज किया है। सुनकर जनबे को कुछ डाउट होने लगती है तो उसकी बैग चेक करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी फोन तो पूरी तरह से टूट गया है। ये देखकर वो अपने छोटे भाई को डांटने लगती
तरह से बताती है कि तुम्हें पता है ना कितना महंगा है और मैं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल से लेकर आया था। ये देखकर उसकी छुटाई की बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी जताना सही है, बोलकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और जनबे अपने छोटे भाई से ऐसी बात कर उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरह जिंगाओ जिसी को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाती है तो हमें पता चलती है कि सांगे दूर से खड़ा होकर उन दोनों को देख रही है और जिसी जिंगाओ को बोलती है कि मेरे पापा कितना अच्छे है, वो मेरे से कितना अच्छे से बात किए। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि वो तुम्हारे पापा की तरह नहीं है जो कि मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा करते हैं। ये सुनकर जिसी उसे समझाने लगती है कि मेरे पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पिछली बार उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया था ना, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। ये सुनकर जिंगाओ से चुप करा देती है और उसे बताती है कि पिछली बार मैं ही नहीं हम दोनों ही पकड़े गए थे। और उसे बताती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। उसे बताती है कि मैंने हिजिंग को ढूंढ लिया है और उसे बताती है कि वो देश से बाहर है और वो भी बहुत ज्यादा अमीर है। और उसे बताती है कि मैंने उसे कांटेक्ट किया था, लेकिन जैसे ही उसे टेंगवान के बारे में पूछने लगा तो वो कॉल काट दिया। और उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं के ग्रुप को लेकर उसे बात करूंगा। ये सुनकर जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम कितना अच्छे हो। और ये आवाज उसके पापा सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि जिसी के पास जिंगाओ, इसलिए वो जिसी को बुलाते हुए आती है। और यहाँ पर जिसी से अपने पापा को आवाज सुनती है, जिंगाओ को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और जिंगाओ जाने से पहले जिसी को किस करती है और वो यहाँ से चली जाती है। और जिसी का पापा उसके पास तेरे से पूछती है कि तुम्हें छोड़ने के लिए जिंगाओ आया था ना। ये सुनकर जिसी उन्हें मना कर देती है और उन्हें समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूर से सारी चीजें सांगे देख रही होती है और सांगे जिसी के पास आती है और बताती है कि नहीं, जिसी को छोड़ने के लिए मैं आया था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जिसके लिए जाकर लेने के लिए गया था। और उसे बताती है कि मैं जिसकी बाकी दोस्त की तरह नहीं हूँ जिसे उसे इसमें भिगता छोड़ूं। ये सुनकर तो उसके पापा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम भी घर के अंदर चलो। और तभी देखती है कि जिसी उसे गुस्से में देख रही होती है तो उन्हें मना कर देती है और बताती है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है इसलिए मुझे घर जाना है, बोलकर यहाँ से चली जाती है। और जिसी अपने पापा को लेकर घर के अंदर चली जाती है। और अगली सुबह जिसकी घर में सारी मेंबर एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है, लेकिन डैन और जियाऊ खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। ये देखो जिसके पापा उन दोनों को बोलती है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए और खाना लेकर आती हूँ। ये देखो जिसी उन्हें रोक देती है और बताती है उन दोनों का ऐसे ही चलने वाला है, आप चुपचाप खाना कीजिए। तभी सांगे को लेने के लिए आ जाती है और जिसी ऐसे ही सांगे को देखती भागते हुए उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चल जाओ। और उसके पीछे पीछे उसके पापा जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सांगे बताती है कि मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आया था और सोचा कि मैं जिसी को भी लेकर स्कूल चले जाऊँ, बोलकर वो आ गया। और ये बाजी से जिसको पसंद है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिसका बैग सांगे को दे देती है और उसे बोलती है कि तुम इसका ध्यान रखना, बोलकर उसे जबरदस्ती यहाँ से भेज देती है। और ये देखो जिहाई डैन को बोलती है कि अगर ये बात जिंगा को पता चल जाएगी कि सांगे जिसको लेने के लिए उसके घर में आया था तो गुस्से में पागल हो जाएगा। और ये सुनकर डैन बोलते हैं कि अगर हमें इस घर में रहना होगा तो जिसकी बात सीक्रेट रखना होगा। और इस बात पर जिहाई एग्री हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड कर लिया होती है कि वो जिसको इस बात पर ब्लैकमेलिंग करेंगे और उसके घर में रहेंगे। और उसके बाद वो दोनों तो बहुत ही जैसे दोस्त भी बन जाते हैं। और दूसरी तरह सांगे और जिसी जा रही होती है तो जिसी गुस्से में सांगे को बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। सुनकर सांगे उसे बता देती है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनना है। सुनकर जिसी तो उसे सबसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि तुम्हारे पापा मुझे पसंद करते हैं लेकिन वो जिंगा को पसंद नहीं करते। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि अगर मेरे पापा तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम उसे अपना गर्लफ्रेंड बना लो, बोलकर यहाँ से जाने वाला होती है। लेकिन सांगे उसे रोक कर बोलती है कि तुम्हें इस बात का डर है कि जिंगा को पता ना चल जाएगी कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ। और बार जिसी होती है पास से तेरे से पूछती है क्या तुम सच में जिंगा को इस बारे में बता दो। ये सुनकर सांगे उसके करीब जाकर बताती है कि नहीं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों में कुछ राज रहे, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जनबे का छोटा भाई जनबे से मिलने के लिए जाती है और जनबे जैसे अपने छोटा भाई को देखती है उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है। और जनबे का छोटा भाई उसे बोलती है कि आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है और उसे बताती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के पास मैंने अपने पापा का रिपोर्ट भेजा था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। असल में ये ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर कि जनबे का पापा की जैसी पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये सुनकर जनबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो अपने छोटे भाई के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता होगा। उसकी छोटा भाई उसे मनाने लगती है। तभी एक डिलीवरी बॉय आ जाती है और उसे पूछती है कि जनबे कौन है, तो बता देती है कि जनबे मैं हूँ। और वो डिलीवरी बॉय उसे वो पार्सल देकर यहाँ से चली जाती है और जनबे का छोटा भाई को भी पता चल जाती है कि भाई ने उसके लिए मोबाइल मंगाया होती है। तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जनबे ऐसी प्रिटेंड करती है कि जैसे उसके लिए मोबाइल नहीं है। और जनबे का छोटा भाई जैसे उसे मनाती है तो उसे वो मोबाइल दे देती है और जनबे का छोटा भाई तो यहाँ से बहुत ज्यादा खुश होकर चली जाती है। और उसके बाद पिंग पोंग क्लब की सारी मेंबर डिसाइड कर रही होती है कि वो कैसे मिंगड़े को हराएंगे, क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच मिंगड़े के साथ होती है और वो एक क्वालिफाई मैच होती है। और यहाँ पर सांगे बोलती है कि मैं हिजंग को देख लूंगा। ये देखो जनबे उसे बताती है कि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, फिर भी सांगे उसे बोलती है कोई बात नहीं मैं उसे देख लूंगा। और जनबे बोलती है कि मैं देशम के साथ खेलूंगा। ये सुनकर गुएंग उसे बता देती है कि वो एक अच्छे प्लेयर है और पिछली बार तो उसने मुझे पूरी तरह से हराया था। और सांगे उसे बता देती है कि उसके अंदर स्टैमिना बहुत ज्यादा कम है लेकिन वो बहुत ही अच्छे से खेलती है। ये देखो जनबे उसे बताती है कोई बात नहीं फिर भी मैं उसे देख लूंगा। और जिंगाओ यहाँ पर बोलती है कि मैं लुमिंग के साथ खेलूंगा और गुएंग सारी मेंबर को बताती है कि ठीक है मैं एक सब्स्टिट्यूट वगैरह रहूंगा और जो भी इंजर्ड होगा उसके बदले खेलूंगा। और उसके बाद गुएंग उनका फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है और उसके बाद सारी मेंबर आ जाती है पिंग पोंग प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पर जनबे और सांगे पिंग पोंग प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जनबे की चारों तरफ से आवाज हो रही होती है इसलिए वो सही से प्रैक्टिस कर नहीं पा रही होती है। तो गुएंग उसके पास तेरे से बताती है कि तुम जिस टाइम पर मैच खेल रही होगे ये सारी चीजें तुम्हारे आसपास होंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और एक बार जैसे जनबे सुनती है वो अपना पूरी फोकस गेम के ऊपर लगा देती है और उसके बाद दो जिंगाओ के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। और जैसे ही सांगे फ्री होती है वो जिसके पास जाती है और उसे बताती है कि जिंगाओ बहुत ही अच्छे से खेलती है। और एक बार जैसे जिसी बताती है कि इसलिए तो जिंगाओ बेस्ट है। तो अभी सांगे उसे बताती है कि जिंगाओ का भी एक कमजोरी है क्योंकि वो जल्दी जेलस हो जाती है। तो जिंगाओ को नजर उन दोनों के ऊपर जाती है तो गुस्से में सांगे के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर हो। ये सुनकर सांगे बोलती है कि फिर भी मैं जिसी को प्यार करती हूँ। और गुएंग उनके पास आती है और जिंगाओ को बोलती है कि तुम्हें अपना गेम पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें साइड पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सुनकर जिंगाओ को सोचने लगती है
और वो सांगे को बोलती है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, बोलकर उसे ले जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पर दोनों प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जिंगाओ तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में ऐसे एक शॉट मार देती है जिसके बारे में उसे भी पता नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो गया होती है। ये देखो सारी मेंबर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सांगे उसे बोलती है कि तुम इस शॉट को नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद फिर से उन दोनों प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जिंगाओ अपना प्रैक्टिस खत्म कर जीसी को छोड़ने के लिए इसके घर तक जाती है और दोनों जा रही होती है। तो जीसी जिंगाओ को पूछती है कि तुम यहाँ से जाने के बाद फिर से प्रैक्टिस करोगे, तो जिंगाओ से हाँ बोल देती है। तो जीसी उसे समझाने लगती है कि आज दिन भर प्रैक्टिस किया है इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर भी जिंगाओ उसकी कोई बात नहीं मानती है, तो जीसी अपना गुड़िया मांगती है और जिंगाओ जैसे उसकी गुड़िया देती है तो जीसी अपने गुड़िया से बात करने लगती है कि तुम्हें जिंगाओ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो घर वापस जाकर प्रैक्टिस ना करे, आराम करे। और जीसी खुद ही बोलती है कि ठीक है उसके ऊपर ध्यान रखूंगा। और जीसी की ऐसी बिहेवियर देखकर जिंगाओ को तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है और जीसी जिंगाओ को बोलती है कि मैं यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार मेरे पापा ने हम दोनों को पकड़ लिया था और उनका तबियत खराब है इसलिए मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। जीसी जिंगाओ सुनती है उसे बोलती है कि ठीक है। तभी वो देखती है कि बारिश होने वाला होती है इसीलिए वो अपने जैकेट निकालती है और जीसी को पहना देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी देखती है कि जिंगाओ जा नहीं रही होती तो जीसी जिंगाओ को बोलती है कि मैं यहाँ से चली जाना चाहिए, नहीं तो तुम बारिश में भीगकर बीमार हो सकती हो, अगर तुम बीमार हो जाओगे तो मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना होगा, बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। जैसे आगे जाती है तो जोर से बारिश होने लगती है और जैसे वो भागते हुए जा रही होती है उसके टक्कर सांगे से हो जाती है और सांगे उसके लिए छाता लेकर आया होती है। उसे डांटने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम आज दिन भर प्रैक्टिस किए हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए था। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि पिछली बार बारिश में भीगकर बीमार हो गए थे इसलिए मैं तुम्हारे लिए छाता लेकर आई हूँ। ये सुनकर जीसी उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरे पापा को गलतफहमी हो सकती है। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि उन्हें तो पहले ही हो चुका है। ये सुनकर जीसी उसे बोलती है कि मैं जिंगाओ के मन में ऐसी गलतफहमी नहीं डालना चाहती हूँ। तभी सांगे उसे बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका वजह कुछ और है। तो जीसी उसे सबसे बता देती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है जिसमें से मेरा गलती भी नहीं है। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि किसी के लिए बुरा फील करना भी प्यार होती है, लेकिन जीसी तो उसे साफ मना कर देती है और वो यहाँ से चली जाती है। जैसे अपने रूम में पहुंचती है तो उसके पास डंडा और जय आती है और उसे पूछती है कि ये उड़ी किसी का है और उसे एटीट्यूड में बोलती है कि आज के बाद तुम हमें किराया मत मांगना, नहीं तो हम सांगे के बारे में जिंगा को बता देंगे। सांगे तुम्हें कैसे लेने के लिए आती है और छोड़ने के लिए आती है जैसे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और बाद जिंगा को पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा, क्योंकि जिंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, बोलकर वो तो यहाँ से चली जाती है। और जिसी उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जमीन पर लेट जाती है और दोनों जैसे जिसी को देखती है उसके पास भागते हुए आती है, लेकिन उन्हें पता चल जाती है कि जिसी तो नौटंकी कर रही है, इसलिए वो फिर से उसे छोड़कर यहाँ से चली जाते हैं। और अगले दिन टेंगवान और मिंगड़े में क्वालीफाई मैच होती है और पहले मैच जनवे और डिजंग के बीच में होती है और डिजंग बार जनवे को नीचा दिख रही होती है, लेकिन जनवे तो उसे कुछ भी बोल नहीं रही होती है। और इस मैच को देखने के लिए जय भी आया होती है और उसके नीचे में मिंगड़े से लड़की बैठे हुए होते हैं और वो जनवे का बुराई कर रही होती है कि जनवे इस मैच को हार जाएगा। और बाद जय सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो मिंगड़े की लड़की की इतना बुराई करती है कि वो चुप ही रह जाती है और उससे कुछ भी बोल नहीं पाता। और उसके बाद जनवे और डिजंग के बीच में मैच शुरू हो जाती है और दोनों तो बहुत ही अच्छे से खेल रहे होते हैं और उनका पॉइंट भी सेम होती है, लेकिन लास्ट में जनवे बहुत ही मुश्किल से एक पॉइंट करती है और इस मैच को जीत जाती है। और वो जैसी जीतती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके लिए जय भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी उसकी नजर सामने जाती है तो दिखती है कि जो लड़कियां जनवे की बुराई कर रही होती है लड़कियां नहीं है। तभी उसकी नजर सामने जाती है तो दिखती है कि बेबे जनवे के लिए पानी लेकर जा रहा है। ये देखकर उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बेबे जनवे के पास जाती है और बोलती है कि देखो जय जिंगा का मैच देखने के लिए आया है और सब बताती है कि जय जिंगा को बहुत ज्यादा पसंद करती है, तुमने उस दिन उसे डांट दिया था इस वजह से वो तुम्हारी जीत पर भी खुश नहीं है, बोलकर जय को तो बहुत ज्यादा बुराई करती है। और उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाती है और ये मैच संगे और हेजिंग के बीच में होती है और यहाँ पर हेजिंग तो बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर सांगे भी उसे बराबर का टक्कर दे रही होती है, लेकिन इस मैच को संगे हार जाती है और वो जैसे ही हारती है तो गोइंग भागते हुए जिंगाओ के पास जाती है और जिंगाओ अपने माँ को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ कॉल उठा नहीं रही होती है। तो जिसे समझाने लगती है कि ये क्वालीफाई मैच है, सेमीफाइनल में तुम्हारी माँ जरूर रहेगा। और इस टाइम पर गोइंग आकर बता देती है कि संगे इस मैच को हार गया है, अगर वो मैच को हार गया तो हमें उसके टेंगवान में लेने का मतलब क्या है, बोलकर संगे का बहुत ज्यादा बुराई करने लगती है, लेकिन जिसे उसकी तरह डिपेंड करने लगती है कि फिर भी वो हमारी तरफ से खेल रहा था इसलिए उसके बारे में ऐसा मत बोलो। वैसे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी आराम होती है कि तीसरे राउंड शुरू होने वाला है और वैसे जिंगाओ सुनती है दोनों को शांत करती है, तीसरे राउंड खेलने के लिए आ जाती है और उसके ओपोनेंट और कोई नहीं हिमांग होती है जिससे पहले जिंगाओ हार चुका है। और उसके बाद उन दोनों का मैच शुरू हो जाती है और उनका मैच बहुत ही टाइम तक चलती है। यहाँ पर जिसके पास संगे बैठे होती है और संगे जिसको बोलती है कि जिंगाओ पूरी तरह से हार गया है, अगर जिंगाओ को इस मैच को जीतना होगा तो उसे एक बार में ही कुछ करना होगा। और जिसकी बिना परमिशन उसे किस कर देती है और जैसे ये सारी चीजें लोग देखते हैं उसे तो देखते ही रह जाती है। और जिंगाओ जैसे ही अपना शॉट क्लियर करती है और उसके बाद उन दोनों को देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और जैसे उसकी शॉट का रिप्लाई आती है गुस्से में रिप्लाई करती है जो कि वेलिंग बॉल हो जाती है और इस मैच को जीत जाती है। और इसके बाद सारी मेंबर एक साथ खड़ा हुआ होती है, जैसे जिंगाओ को समझाने लगती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था और ये सारी चीजें अचानक हो गया। और संगे जिंगाओ को बोलती है कि हमने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए किया, अगर ऐसा नहीं किया होता तो तुम गेम हार चुके होते। ऐसा सुनकर जीसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस आगे को डांटने लगती है कि ये सब चीजें हमने नहीं तुमने किया है। और ये बात से जिंगाओ सुनती है उसे भी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में जीसी को बोलती है कि तुम पहले गलती करे और उसके बाद उसे छुपा रहे हो। और जीसी सुनती है तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जिंगाओ को बोलती है कि क्या मुझे तुम्हें चेयर करना गलत है या तुम्हारी मैच दिखना गलत है। और गुस्से में ये बोलकर यहाँ से चल जाती है और जिंगाओ जैसे जीसी से दोबारा बात करने के लिए जाने वाला होती है तो बेबे उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि जीसी अभी थोड़ा सा गुस्से में है इसलिए उसके साथ बाद में बात करना। और संगे जैसे जीसी से बात करने के लिए जाने वाला होती है तो जिंगाओ उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि ऐसी हरकत दोबारा मत करना, अगर ऐसी हरकत दोबारा करोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और उन दोनों जैसे लड़ने वाला होती है तो उन दोनों को रोक लेती है और उसे बताती है कि ऐसे भी तुम जीतो या हारो तुम्हें तो लड़ना ही है, अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो सेमीफाइनल कैसे जीतेंगे, अगर तुम्हें संगे से
प्रॉब्लम हो रही होती है तो तुम सांगे को निकाल दो। और वजह से सारी मेंबर सुनती है, मेंबर तो गोइंग की तरह देखने लगते हैं और नाना गोइंग को बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना हैंडसम भी लगते होगे। ऐसे गोइंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उतर कर नाना के पास चल जाती है। और यहाँ पर सांगे बोलती है कि अगर सर की वजह से तुम मुझे स्कूल से निकालना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं प्रिंसिपल को एक लेटर लिख दूंगा। ये समझ हाउस बोलती है इसका कोई जरूरत नहीं, जब तक मैच खत्म ना हो तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और बताती है कि मैं जिसको मना कर दूंगा कि वो दोबारा पिंग पोंग क्लब में ना आए। तो उन्हें पता चलती है कि गेम का रूल बदल गया है कि गेम में एक लड़की की जरूरत है जिसमें से डुअल मैच होगा। और वजह से सारी मेंबर सुनते सारी मेंबर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और संगे सारी मेंबर को बता देती है कि हमारे स्कूल में किसी के अलावा और कोई भी लड़की प्लेयर नहीं है। और वजह से नाना सुनती है जिंगा को बोलती है कि तुम जाकर जिसी से बात करो और उससे माफी मांग लो तो वो तुम्हारी बात मान जाएगा। और वजह से जिंगा सुनती है कुछ सोचने लगती है वो बात करने के लिए चल जाती है। और दूसरी तरह जिसी गुस्से में अपने घर में आती है और जैसे डैन उसे देखती है वो समझ जाती है कि वो फिर से जिंगा से लड़ा हुआ है और उसे बोलती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करती हो लेकिन बार बार ऐसे लड़ती क्यों। और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। और यहाँ पर जिंगा सोच रही होती है कि जिसी को कैसे कॉल करेगा और उसे कैसे माफी मांगेगा। और दूसरी तरह जिसी सारी बातें डैन को बता देती है और डैन जैसे जिसी की सारी बात सुनती है उसे बताती है कि यहाँ पर जिंगाओ का गलती है क्योंकि जिस टाइम पर सांगे तुम्हें किस कर रहा था जिंगाओ जाकर सांगे को मारना चाहिए था। और वजह से जिसी सुनती है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और दूसरी तरह जिंगाओ सोच रही होती है कि वो पहले जिसी को कॉल करो उसे माफी मांगेगा, उसके बाद उसके साथ कॉम्पिटिशन के बारे में बात करेगा और जिसी को कॉल कर देती है। और जैसे ही जिसी कॉल उठाती है जिंगाओ डायरेक्टली उसे कॉम्पिटिशन के बारे में बात करने लगती है कि हमारे स्कूल में रूल बदल गया है और हमें एक लड़की की जरूरत है। और वजह से जिसी सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जिंगा को पूछती है कि क्या तुमने इसीलिए मुझे कॉल किया था। और वजह से जिंगा सुनती है उसे बता देती है कि हाँ। और वजह से जिसी सुनती है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे साफ साफ मना कर देती है और गुस्से में कॉल काट भी देती है। और जिंगा जैसे वापस आती है तो सारी मेंबर से पूछती है कि जिसने क्या बोला है लेकिन जिंगा कुछ भी बोलता नहीं है। तो भी उन्हें पता चल जाती है कि जिसने उन्हें तो मना कर दिया है। और ये देखो संगे सारे मेंबर को बता देती है कि जरूरी है उनको फंड ही बदला होगा क्योंकि उन्होंने इस स्कूल को भी शुरू किया था और उन्होंने स्पॉन्सर ही किया था। और वजह से सारी मेंबर सुनती सारी मेंबर हैरान हो जाती है और गोइंग सांगे को पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो सांगे बता देती है कि मेरी दादाजी उनके साथ बिजनेस करते थे। ये सुनकर जिंगा बता देती है कि एक ग्रुप भी उनके साथ काम करना चाहता है और उन्हें बता देती है कि लैंगो में एक बड़ा पार्टी होने वाला है जहाँ पर कि उनको ग्रुप के भी लोग आने वाले हैं। और वजह से सारी मेंबर सुनती सारी मेंबर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और नाना गोइंग को बोलती है कि मुझे भी इस पार्टी में जाना है। तो गोइंग जिंगा को बोलती है क्या तुम मेरे लिए 2 पास लेकर आ सकते हो। और इस बात पर जिंगा एग्री हो जाती है और कुछ सोचने लगती है बोलती है क्या तुम जनबे और बेबे के लिए भी लेकर आ सकते हो। तो जिंगा उस बात पर एग्री हो जाती है और इसके बाद तीनों बैठे हुए होते हैं। तो गोइंग जिंगा को बोलती है कि तुम्हें जिसी से बात करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पर जिसका कोई भी गलती नहीं था, जो भी गलती था वो सांगे का था। ये सुनकर जिंगा उसे बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता है और उसे पूछती है कि मैं कैसे जिसी से माफी मांगूंगा। तो गोइंग उसे बता देती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। और वजह से जिंगा सुनती है वो अपना मोबाइल निकालती है जिससे माफी मांगने के लिए, लेकिन गोइंग उसे रोक देती है और उसे बताती है कि लड़कियां सेंसिटिव होती है इसलिए तुम अच्छे से तैयार होकर जाकर जिसी से माफी मांग लेना। और इस बात पर जिंगा एग्री भी हो जाती है। और दूसरी तरह जनबे की छोटा भाई दिखाई देता है जहाँ पर की डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे पापा के फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि उनके पास ज्यादा फंडिंग नहीं थी इसलिए उन्होंने पेशेंट कम कर दिया है। और वजह से जनबे की छोटा भाई सुनती है तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और वापस जैसे आ रही होती है तो सुनती है कि उसके बाद किसी पेशेंट ने अप्लाई किया था लेकिन उसकी फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये देखो जनबे के छोटे भाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे ऐसा लगती है कि डॉक्टर ने रिश्वत लेकर सारी चीज किया है। बिल्कुल डॉक्टर के पास तरह से बोलते कि तुमने रिश्वत ली है, बिल्कुल उसके साथ लड़ने लगती है। और दूसरी तरफ बेबे चेयर अप टीम में प्रैक्टिस करते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है और बाद जनबे को पता चलते उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें घर में छोड़ देती हूँ। बिल्कुल जैसी जाने वाला होती है हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आती है कि तुम्हारी छोटे भाई ने लड़ाई की है, तुम्हें जल्दी आना होगा नहीं तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। और बस जनबे सुनती है उन्हें बोलती है कि आप रुकिए मैं जल्दी आती हूँ। और वजह से सुनती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जिंगा को बोलती है कि तुम जाकर बेबे को उसके घर में ड्रॉप कर लो। और वजह से जिंगा सुनती है गोइंग को बोलती है कि तुम जाकर उसे ड्रॉप कर लो, लेकिन गोइंग उसे बताती है कि मैंने मेरी कार नहीं लाया है। और वजह से जिंगा सुनती है उसे बोलती है कि ठीक है मैं उसे ड्रॉप करके चल जाती हूँ। बिल्कुल वो बेबे को ड्रॉप करने के लिए चल जाती है और यहाँ पर बेबे बहाने से जिंगा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन जिंगा उसे बता देती है कि जो गाड़ी चलाता है उसके साथ नहीं बात करते हैं। बिल्कुल उसे चुप करा देती है और बेबे चुपके से जिंगा के साथ फोटो भी खिंचा लेती है। और वजह से जिंगा को पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। और दूसरी तरह जनबे अपने छोटा भाई को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है तो उसकी छोटा भाई उसे माफी मांगती है और उसे बताती है कि मैं पापा को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था इसलिए उनके साथ लड़ गया है। इसमें जनबे उसे समझाने लगती है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है इसलिए एक टाइम पर अलग अलग रिसर्च होती है। और उसे बताती है कि अच्छा हुआ कि डॉक्टर जंग तुम्हारे ऊपर केस नहीं किया, नहीं तो तुम्हें जेल जाना होता। और उसे बताती है कि आज के बाद तुम जो भी करोगे थोड़ा सा सोच समझ कर करना। बोलकर उसे यहाँ से ले जाती है और दूसरी तरह जिंगा बेबे को उसके घर में ड्रॉप कर देती है। और बेबे जैसे कार से उतरती है तो उसके पापा उसे देख लेते हैं और उसके पास आकर पूछती है कि लड़का कौन। तो बेबे उसे बताया थी कि एक ग्रुप का चेयरमैन का बेटा है। और वैसे बेबे का पापा सुनते हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिंगा के पास जाती है, उसके साथ हाथ मिलाती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। और यहाँ पर जैसे जिंगा चली जाती है बेबे का पापा बेबे के पास जाते हैं, बोलती है कि तुमने इस बार बहुत ही अच्छा लड़का चुना है। और उसे पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर बेबे उसे मना कर देती है और बताती है कि नहीं मैं सिर्फ ऐसे पसंद करती हूँ। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं कि ऐसे ही तो प्यार होती है। ये सुनकर बेबे उसे बोलती है कि प्लीज आप दोबारा माँ को मत माना। ये सुनकर बेबे के पापा बेबे को बोलते हैं कि हम दोनों का रिश्ता जो भी है लेकिन मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ही प्यार करती हूँ। सुनकर बेबे उसे बोलती है कि क्यों ना आपका न्यू नंबर मुझे दे दीजिए क्योंकि आपका नंबर मेरे पास नहीं है। ये सुनकर उसके पापा तो खुशी होकर उसके नंबर दे देती है और उसे बोलते हैं कि ये नंबर तुम तुम्हारी माँ को मत देना नहीं तो मुझे कॉल कर परेशान करेगी। और बेबे उन्हें तो उनकी एड्रेस ही मांग देती है। तो उसके पापा उसे पूछती है एड्रेस तुम्हें क्यों चाहिए। तो बेबे उसे बता देती है कि लेंगवान में एक बड़ा डिनर पार्टी होने वाला है जहाँ पर की बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आने वाले हैं, उसका इन्विटेशन आपको चाहिए तो मुझे बोलिए क्योंकि मुझे मिलने वाला है तो मैं आपको दे दूंगा।
और एक वजह से उसके पापा सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बेबे को अपना न्यू एड्रेस दे देती है और उसे बताती है कि ये एड्रेस तुम तुम्हारी माँ को मत देना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और बेबे जिंगाओ के साथ जिस फोटो को उठाया होती है उस फोटो को अपने पिक्चर में पोस्ट कर देती है और वो भी अपने घर चल जाती है। और दूसरी तरह जीसी और जेहू क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं और टीचर जो भी होमवर्क दे रही होती है जीसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। देखो जेहू से बोलती है कि अगर हमारे टीचर जिंगाओ होता तो तुम्हारे लिए कितना आसान होता। और बाद से जीसी उन तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में जेहू के पास जाती है, बोलते कि तुम अभी मेरी भरोसे में रह रही हो और तुम मुझे ही ताना मार रहे हो। और से बोलते कि क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। ये सुनकर जेहू से पूछती है क्या तुम्हें अच्छा सुनना है और से बताती है कि तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं, तुम जिस टाइम पर परेशान हो गए वो तुमसे 10 गुना ज्यादा परेशान होगा। और ये वजह से जीसी को कुछ सोचने लगती है और उस टाइम पर उसके मोबाइल में एक मैसेज आती है तो वो बोलती है कि अगर जिंगा मुझे सॉरी मैसेज किया होगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा। और वो जाकर जैसे ही अपना फोन चेक करती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि ये बेबे का पोस्ट होती है जहाँ पर कि जिंगा और वो कार में बैठे हुए हैं। ये देखकर उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और उसके बाद जैसे अपने घर में आ रही होती है तो बेबे उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम हम दोनों का फोटो देखकर जिंगा को गलत मत समझना, मेरे पैर में चोट लग गई थी जिस वजह से जिंगा मुझे छोड़ने के लिए आया था। और उसे बताया था कि तुम्हें जिस टाइम पर संगे किस कर रहा था ये देखो जिंगा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, अगर तुम उसे माफी मांग लोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगा। ये सुनकर जीसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में बेबे को बोलती है कि अगर ये सारी चीजें जानबे नहीं क्या होता तो क्या तुम उसे माफ कर देते। तो बेबे उसे बोलती है कि अगर जिंगा जैसे मेरा परफेक्ट बॉयफ्रेंड होता तो मैं जरूर उसे माफ कर देता है। ये सुनकर जीसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे गुस्से में बोलती है कि जिंगा एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं है बोलकर वो कॉल काट देती है। तो बेबे की स्माइल से साफ साफ पता चलती है कि बेबे जानबूझकर उन दोनों में गलतफहमी पैदा कर रही है ताकि उसके कुछ चांस बन सके। और जीसी ऐसे ही गुस्से में जा रही होती है तो उसकी पैर फिसल जाती है और वो जैसे ही गिरने वाला होती है उसे सांगे पकड़ देती है और वो जैसे ही सांगे को दिखती है तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और सांगे जीसी को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम परेशान हो, अगर तुम चाहो तो तुम तुम्हारे दिल की बात मुझे बता सकते हो। और उसे बताती है कि मुझे पता है कि जिंगा ने तुम्हें परेशान किया होगा लेकिन बलिका बकरा तो मैं ही था। ये सुनकर जीसी गुस्से में उसे बोलते हैं कि ऑडिटोरियम में तुमने जो किया था मुझे नहीं लगता कि तुम बलिका बकरा हो बोलकर गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तो सांगे भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा है तो तुम मुझे डांट या मार सकते हो। ये सुनकर जीसी से बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम मेरी पीछा छोड़ दोगे। ये सुनकर सांगे से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे पापा को बोला था कि मैं और तुम्हें छोड़ने के लिए आऊंगा। और उसे पूछती है क्या तुम मुझे इतना नफरत करते हो, लेकिन जीसी उसे कुछ भी बोलता नहीं है। तो सांगे उसे बोलती है कि ठीक है तुम आगे आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और जैसे ही घर आ जाएगा तो हम दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। और उसके बाद जीसी आगे आगे चलती है और सांगे पीछे पीछे चलती है और जैसे ही घर पहुंचती है तो सांगे जीसी को बोलती है कि जिंगा तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं है। सुनकर जीसी उसे चुप करा देती है और उसे बताती है कि मैं जिंगा के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। और सांगे देखती है कि जीसी जिंगा के लिए बहुत ज्यादा परेशान है तो जीसी को बोलती है कि तुम जिंगा के साथ बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो भी जीसी अपना मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। ये देखकर सांगे उसे बोलते हैं कि मेरी मोबाइल ले लो और उससे बात कर लो। और वो जैसे ही उसके मोबाइल देती है और इस टाइम पर सांगे आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है और कुछ उन दोनों को बोलती है कि दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर जीसी उसे समझाने लगती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सांगे उसे बता देती है कि जिसके पापा को ऐसा लगता है कि जीसी और मैं कपल हूँ इसलिए मैं जीसी को हर रोज लेने और छोड़ने के लिए आती हूँ। और वजह से जिंगा सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में जीसी को बोलती है कि इसलिए मैं जब यहाँ पर आती हूँ तुम यहाँ से मुझे जल्दी भगाने की कोशिश करती हो। और यहाँ पर जीसी तो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन सांगे उसकी कोई बात नहीं मानता और वो यहाँ से चली जाती है। और जीसी अपने रूम में बैठा हुआ होती है और कुछ सोचने के बाद बाहर आती है तो देखती है कि उसके घर के सामने सांगे खड़ा हुआ होती है और वो जैसे सांगे को देखती है वो दोबारा घर के अंदर चली जाती है और उसे भी नींद नहीं आ रही होती है और दूसरी तरह जिंगा को भी सही से नींद नहीं आ रही होती है और दोनों एक दूसरे के लिए ही परेशान होते हैं। और अगले दिन जैसे अपने स्कूल में होती है तो देखती है कि उसके सामने से जिंगा आ रही है लेकिन जिंगा उसे कोई भी बात नहीं करता और वो जिस टाइम पर जिंगा को देख रही होती है जिंगा उसे नहीं देखता और उसे जिस टाइम पर जिंगा देख रही होती है वो जिंगा को नहीं देखता। फिर से उन दोनों में गलतफहमी हो जाती है और उसके बाद पिंग पोंग क्लब में सारी मेंबर होती है और वो जीसी और जिंगा को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उन दोनों सही से किसी से बात भी नहीं कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि उन दोनों को कैसे मिला है। और इस टाइम पर जिंगा आ जाती है और सारे मेंबर को डेंगुआ का इन्विटेशन कार्ड दे देती है जिसे देखकर सारे मेंबर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बेबे दूर बैठकर अपने पापा को देख रही होती है कि वो किसी और लड़की के साथ घूम रहे हैं और वो अपने पापा को कॉल करती है उन्हें बताया था कि मुझे इन्विटेशन कार्ड मिल गया है, अगर आपको चाहिए तो आकर मुझसे ले लेना। और दूसरी तरह क्वीन जीसी को समझा रही होती है कि तुम्हें पिंग पोंग क्लब में आ जाना चाहिए क्योंकि पिंग पोंग क्लब को तुम्हारी जरूरत है। और जैसे जनवे सुनती है वो जीसी को बता देती है कि जिंगा को भी तुम्हारी जरूरत है। और वैसे ही क्वीन सुनती है वो जनवे के पास जाती है उसे चुप करा देती है और बताती है कि अगर तुम ऐसे ही कहोगे तो जीसी चिढ़ जाएगा। और जैसे सारी मेंबर सुनती है सारी मेंबर बात को घुमाने के लिए बोलती रहती है कि क्यों ना तुम पार्टी में ही आ जाओ। और जैसे जीसी सुनती है उसे बताती है कि ये बात मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। और वैसे क्वीन सुनती है बताती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी और जिंगा का रिश्ता थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है, तुम हमेशा लड़ते ही रहते हो। और जैसे जीसी सुनती है तो यहाँ से चली जाती है और वो जैसे ही चली जाती है तो बेंगू से डांटने लगती है। उसे बताती है कि तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम एक नंबर का बेवकूफ हो। और वजह से नाना सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो बैंक को डांटने लगती है। उसे बताती है कि तुम गोयंग को बेवकूफ नहीं बोल सकते, उसे सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बोलकर वो गोयंग के पास जाती है उसे गले लगा लेती है और गोयंग भी उसे ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं है। तो इस तरह डेंडन को ओएन पट के इन्विटेशन कार्ड मिल जाती है। तो जीसी को पूछती है क्या तुम पार्टी में जाओगी, तो जीसी उस हिसाब से मना कर देती है। उसे बताती है कि मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है। ऐसे सुनकर डेंडन उसे बोलती है कि तुम वहाँ पर इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि वहाँ पर जिंगा हुआ है। उसे बताती है कि तुम कितना सेंसिटिव क्यों ना हो, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है इसलिए तुम्हें पार्टी एंजॉय करना चाहिए। ये सुनकर जीसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, उसे डांट कर चुप करा देती है और उसे बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, सिर्फ एक लड़ाई हुई है। ये सुनकर डेंडन उसे बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है। और उसे बताती है कि इन्विटेशन मिला है तो तुम्हें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें पार्टी
में जाना चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसे उनको जीसी से बता देती कि पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास सही से कपड़े नहीं है। ऐसे उनको डैन तो गुस्से में आ जाती है और गुस्से में से बोलती है कि मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक मौसम डिजाइनर खड़ा हुआ है और मैं अभी तुम्हारे लिए एक ड्रेस डिजाइन करती हूँ। बिल्कुल उसके लिए एक न्यू ड्रेस डिजाइन करने के लिए चली भी जाती है। और तो इस तरह जिंगाओ अपने गार्डन में खड़ा हुआ होती है तो उसके पीछे से उसकी दोस्त आ जाती है और जैसे ही जिंगाओ जॉनबे को दिखती हो तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और नाना जॉनबे को बोलती है कि अगर ऐसी हालत में बेबे तुम्हें दिखेगा तो वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर इंप्रेस हो जाएगा। और गोइंग जॉनबे को पूछती कि बेबे कहाँ गया, वो तुम्हारे साथ नहीं है ये। तो जॉनबे को होता है कि उसने मुझे बोला था कि मुझे डायरेक्ट पार्टी में मिलेगा। और उसके बाद सारे मेंबर पार्टी पर निकल ही जाते हैं। और उस तरह डैन ने जीसी को रेडी कर लिया होती है और उसे बताती है कि तुम जहाँ पर जा रही हो एक फैंसी पार्टी है, इसलिए वहाँ पर हर कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होती है, इसलिए तुम्हें भी कुछ खास दिखाना चाहिए। और उसे बताती है मुझे पता है कि तुम जिंगाओ को मिलने के बारे में सोच रही हो। और उसे बताती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बॉडी के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम्हें मेरे डिजाइन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जीसी से बताती है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा खुद को आईने में दिखने के लिए जा रही हूँ। बिल्कुल जैसे ही जाने वाला होती है डैन उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल जैसे ही लेने वाला होती है तो उसकी टिकट जिहाई से हो जाती है। पर जिहाई जैसे जीसी को देखती है उसे पूछती है कि तुम ऐसे नमूने बनकर कहाँ पर जा रही हो। और वजह से वो दोनों तो हैरान हो जाती है। और डैन जिहाई की तरह जाती है और उसे बोलती है कि तुम गैस करो कि जीसी कहाँ पर जा रही है। तो जिहाई गैस करती है कि किसी मछली बाजार में जा रही है। सुनकर डैन तो गुस्सा आती है और उसे ना बोल देती है। तो जिहाई दोबारा गैस करती है कि किसी कैंटीन की कैंपिंग में जा रही है। सुनकर डैन को और भी ज्यादा गुस्सा आती है, वो ना बोल देती है। देखो जिहाई को भी गुस्सा आती है और गुस्से में बोलती है कि तुम ही बता दो कहाँ पर जा रही है। तो जीसी उसे वही इन्वेस्टिगेशन कार्ड दिखा देती है। ये देखो जिहाई से बोलती है कि तुम मोहन पट्टी में एसी बनकर जा रही हो, अगर तुम एसी बनकर जाओगी तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। ये देखो डैन गुस्से में बोलती है कि ये मेरा सबसे बेहतर डिजाइन है। ऐसे सुनकर जिहाई उसे बताई थी कि सही देखकर पता चल जाती है कि ये एक फोटो की डिजाइन है। बोलकर जीसी को लेकर अंदर चली जाती है। और दूसरी तरह जिंगाओ अपने सारी दोस्त के साथ जा रही होती तो गोइंग को पूछती कि मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया था क्या तुमने वो बांट दिया। ये सुनकर गोइंग से बोलती कि तुम मुझे ये पूछना चाहती हो कि मैं वो कार्ड जीसी को दिया या नहीं है। और उसे बताती कि मैं वो कार्ड जीसी को दे दिया। ये सुनकर जिंगाओ से पूछती कि क्या जीसी आएगी। तो गोइंग से बताती कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो भी नाना का नजर जिंगाओ की गुड़िया के ऊपर जाती है तो गोइंग को दिखाती है और वो दोनों उसकी गुड़िया के ऊपर हंसने लगते हैं। तो जिंगाओ गुस्से में बोलती है कि मैं गुड़िया नहीं रख सकता। तो गोइंग से बताती है कि तुम्हारे नेचर को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जरूरी है तुम्हें जीसी ने गिफ्ट किया होगा इसलिए तुमने रखा होगा। और वजह से जिंगाओ सुनती उसे बोलती कि अपना मुंह बंद करो तो तुम्हें मैं गाड़ी से फेंक लूंगा। ये सुनकर गोइंग से बोलती कि तुम दोनों को झगड़ा में मुझे क्यों बीच में घुसा रही हो। और यहाँ पर नाना जानबूझकर जिंगाओ को चिढ़ाने के लिए गोइंग को बोलती कि मैं भी तुम्हें ऐसी एक गुड़िया दूंगा। और दोनों उसी गुड़ी के बारे में बात करने लगते हैं। ये सारी बात सुनकर जिंगाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन वो किसी कुछ भी बोल नहीं पाता। और यहाँ पर जिहाई को जीसी में जो भी सारी चीजें अजीब लग रही होती है वो सारी चीजें रिमूव कर रही होती है। देखो डैन से बोलती है कि कितना मुश्किल से डिजाइन बनाया था। ये सुनकर जिहाई से होता है कि तुम्हारे डिजाइन का कोई भी कीमत नहीं है। ये सुनकर डैन से बोलती है कि हमेशा जिहाई के लिए डिजाइन करती हूँ और लोगों को भी अच्छा लगती है। ये सुनकर जिहाई से होता है कि में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सारी चीजें पसंद है। और वो डैन को बताती है कि अच्छे दिखने के लिए ढेर सारे सामान की जरूरत नहीं है, कम सामान में भी अच्छे दिखा जा सकता है। तो उसकी नजर जिसकी हिल के ऊपर जाती है तो उसे अपना हिल दे देती है और उसके बाद उसे यहाँ से पार्टी में भेज देती है। और दूसरी तरह उनको की चेयरमैन दिखाई देते हैं जहाँ पर उसके असिस्टेंट से बताती है कि आपने जो बोला था मिक्स डबल सेमीफाइनल से अप्रूव कर दिया गया है। और उसे बताती है कि आपसे मिलने के लिए यूनियन ज्वेलरी से मिस लिया हुआ ही है। और मिस लिया हुआ कर चेयरमैन को ही बटरफ्लाई प्रूफ दिखाती है और बताती है कि ये आपके और बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन उसके असिस्टेंट मिस लिया को रोक देती है और उसे बताती है कि ये बटरफ्लाई प्रूफ चेयरमैन ने अपनी बेटी अर्ली के लिए बनाए हैं। ऐसे सुनकर चेयरमैन बताती है कि मेरी बेटी को तितलियां बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये भी उसे पसंद आएगा। तो उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि वाइन पार्टी जल्दी शुरू होने वाली है इसलिए हमें जाना होगा। बोलकर वो चेयरमैन को लेकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जनबे जैसे ही पार्टी में पहुंचती है वो देखती है कि बेबे तो पहले ही आ चुका है। और वो बेबे के पास जाती है तो बेबे जनबे को बताती है कि मैं पार्टी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पापा ने मेरे से जबरदस्ती कार्ड छीन लिया है। तभी जनबे देखती है कि बेबे ने बेबे को मारा है। जैसे ही जनबे की सारी दोस्त पता चलती है सारी दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और जिंगाओ बेबे को बताती है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तुम लोगों को अंदर जाने से कोई नहीं रुक सकता। बोलकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। और बेबे का पापा जैसे ही जिंगाओ को देखती है भागते हुए उसके पास आती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसे खास मौके पर बेबे का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे सुनकर जिंगाओ को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में बेबे को बोलती है कि मैंने तो इन्वाइट बेबे को किया था लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बेबे का बताती है कि बेबे ने मुझे खुद यहाँ पर आने के लिए बुलाया था। और वो जैसे ही बेबे की तरह देख बेबे ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे पूरी तरह से डराया गया है। ये देखो जिंगाओ को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और गार्ड को बुलाती है और बेबे का बाबा को यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। और बेबे को जाते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और वो बेबे को बोलती है कि मुझे जानबूझकर फंसाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जाने के बाद जिंगाओ चारों तरफ से देखने लगती है तो गोइंग उसके पास जाते है, उसे पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो जिंगाओ से बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ, असल में वो जीसी को ही ढूंढ रही होती है। तो भ्यालन सुनती है कि उनको फोन की चेयरमैन सॉन्ग आ चुकी है और उन्हें स्टेज के ऊपर बुलाती है। और जैसे ही वो स्टेज के ऊपर आ रही होती है लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं कि वो पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल के आने के बाद वो चेयरमैन से शादी कर लिया और वो भी वो चेयरमैन है। चेयरमैन स्टेज के ऊपर आती है और इनको फोन को सपोर्ट करने के लिए सबका थैंक्स बोलती है और बताती है कि मेरा 3 ख्वाहिश है। पहला ख्वाहिश ये कि ग्रुप के साथ हमेशा काम करना और दूसरा ख्वाहिश ये कि मेरे पति चाहते थे कि मिक्स डबल का शुरुआत हो, इसलिए इस साल से स्कूल ट्रॉफी से मिक्स डबल का शुरुआत हो गया जिसमें से लड़कियों को भी चांस मिलेगा। और ये 2 ख्वाहिश मेरी पूरे होने वाले हैं। और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी खोई हुई बेटी मुझे वापस मिल जाए जो मेरी ही गलती की वजह से बचपन से मेरे से दूर चला गया था, जिसका नाम अली है। और दूसरी तरह जीसी को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो बुरी तरह से ट्रैफिक में फंस जाती है और उसे जल्दी ही पता चल जाती है कि
ट्रैफिक जल्दी क्लियर नहीं होने वाली है, इसलिए वो पैदल ही पार्टी की तरह जाने लगती है। और दूसरी तरह चेयरमैन सारी मेमोर को बताती है कि बचपन में मेरी ही गलती की वजह से अली मुझसे अलग हो गया था और मुझे जो भी उसकी याद आती है मैं उसके लिए हमेशा गुड़िया बनाती हूँ और उसके लिए मैं इतना गुड़िया बना चुकी हूँ कि मेरी घर ही पे हो चुकी है। तो यहाँ पता चलती है कि अली और कोई नहीं जीसी होती है। और चेयरमैन सारी मेमोर को बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि मैं अली से एक ना एक दिन मिल पाऊंगा, बोलकर तो रोने ही लगती है। और दूसरी तरह बेबे के पापा बेबे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे ऐसे ही पार्टी से निकाल दिया होती है ना, इसलिए। और उसकी गर्लफ्रेंड उसे और भी ज्यादा भड़का देती है कि तुम्हारा बेटी तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए और तुम्हें डिवोर्स देने से पहले हर स्टॉक और तुम्हारे अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं पहले ट्रांसफर कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। तभी उनके घर में एक और पार्सल होती है और जैसे वो चेक करती है तो दिखती है कि वहाँ पर उन दोनों का फोटो है और उसकी वाइफ डिवोर्स फाइल भी कर दिया होती है। और वो जैसे उसे चेक करती है उसे पता चल जाती है कि ये उसकी वाइफ नहीं, ये बेबे ने किया है। ये देखकर उसके पापा को तो बेबे के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आती है। यहाँ पर जिंगा खड़ा हुआ होती है तो उसके पास घुंघ आती है और उसे कार का की मांगती है, तो जिंगा उसे कार का की देती है लेकिन उसकी डल वापस ले लेती है और उस डल को देख रही होती है। और इस टाइम पर पीछे से चेयरमैन उसकी तरह देखती है, उससे पहले ही जिंगा उस डल को छुपा लेती है और चेयरमैन उसके पास आती है और उसके साथ बात करने लगती है। और दूसरी तरह जीसी बहुत ही मुश्किल से पार्टी में पहुंच गया होती है लेकिन उसकी हिल की वजह से वो सही से चल नहीं पा रही होती, तो एक डॉल के ऊपर बैठ जाती है और वो अपने हिल को उतार देती है। और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो भी वो दिखती है कि वो डॉल के पीठ पे पीछे कलर लगा हुआ होती है और वो अपने स्कर्ट में भी दिखती है तो दिखती है कि उसकी भी स्कर्ट में कलर लगा हुआ होती है। और यहाँ पर चेयरमैन को छुड़ने के लिए जाती है और जैसे ही चेयरमैन चली जाती है तो दिखती है कि बेबे गया नहीं होती है, तो उसे पूछती है क्या तुम गए नहीं, तो बेबे उसे बोलते है कि मैं मेरी फैमिली की वजह से कुछ टाइम पे अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ गया नहीं है। और वो जिंगा को बोलते है कि क्या मैं तुम्हारे लिए जीसी से बात करूँ। ये सुनकर जिंगा उसे बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो बेबे की नजर साइड में जाती है तो देखती है कि जीसी उनके पास आ रही है। ये देखो जिंगा को बोलती है कि जीसी ने मुझे तुम्हें कुछ भूलने के लिए बुला है और वो नहीं चाहता है कि इसके बारे में किसी को पता चले। ये बोलकर जिंगा को अपना करीब बुलाती है और ये सारी चीजें जीसी देख रही होती है और जीसी को ऐसा लगती है कि बेबे ने जिंगा को किस किया है और जिंगा ने उसे चीट किया है। ये देखो तो जीसी रोने लगती है और रोते हुए यहाँ से चली जाती है और हमें पता चलती है कि बेबे ने ये सब जानबूझकर किया होती है और दूर से ये सारी चीजें सांगे भी देख रही होती है। और यहाँ पर जीसी बैठकर रो रही होती है और जिंगा के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया होती है इसके बारे में भी सोच रही होती है। और उस टाइम पर उसके सामने सांगे आ जाती है और जीसी जैसी सांगे को देखती है उसे बताती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि आज जो तुम्हारे दोस्त के साथ था वो मैं नहीं था। ये सुनकर जीसी रोते हुए से पूछती है क्या तुमने भी वो देखा, बेबे ने जिंगा को किस किया। ये सुनकर सांगे उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे बताती है कि मैंने सिर्फ इतना देखा, यह बेबे के करीब गया और झुक गया। और उसे बताती है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि जिंगा ने तुम्हें चीट किया है तो तुमसे भूल क्यों नहीं जाती। फिर पास जैसी जीसी होती है तो रोने लगती है और उसे बताती है कि मैं जिंगा को भूलना चाहती हूँ लेकिन उसे मैं भूल नहीं पाती हूँ, हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। और जैसी सांगे सुनती हो जाकर जिसकी साइड में बैठ जाती है और उसे बताती है कि एक चीज को भूलने के लिए और एक चीज का सहारा लेना पड़ती है। और जैसी जीसी होती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और जिंगा को डांटने लगती है। उसे बोलती है कि तुम मुझे ये मत बोलना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड बदल लूँ। ये सुनकर सांगे उसे समझाने लगती है कि मैं ऐसी लड़का नहीं हूँ कि किसी चीज का फायदा उठाऊं। और उसे बताती है कि क्यों ना हम मिलकर कॉलेज टॉपिक को जीते हैं। और उसे बताती है कि कॉलेज ग्रुप का रोल बदल गया है और अभी फीमेल प्लेयर की जरूरत है। और उसे बताती है कि पता है कि तुम एक टैलेंटेड प्लेयर हो। ये सुनकर जीसी से बोलती है कि अगर मैं पिंग पोंग क्लब में जाऊंगा तो मुझे जिंगा के साथ खेलना होगा। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और उसे जाने के लिए कन्विंस करने लगती है। और उसके बाद सारी मेंबर सेमीफाइनल का ट्रेनिंग कैंप में जाती हैं और जैसे ही पहुंचती है तो दिखती है अपने फोन में सिग्नल नहीं है। और यहाँ पर सांगे जनबे को बोलती है कि तुम हमारे न्यू फीमेल प्लेयर से मिलाने वाले हो तो वो कहाँ पर है, लेकिन सांगे बता देती है कि मैं वो ट्रेनिंग के बाद मिलाऊंगा। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि वो तो बहुत लेट हो जाएगा और उसे बताती है कि मेरी नजर में कोई है, बोलकर जीसी को बुलाती है। और जैसे जीसी को देखती है सारी मेंबर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा तो बेबे को आ रही होती है क्योंकि बेबे सोच रही होती है कि ट्रेनिंग कैंप में जिंगा के करीब जा सकती है। और सांगे जिंगा को बोलती है कि अगर तुम्हें ये प्लेयर पसंद नहीं तो मैं इसे वापस भेज सकती हूँ, लेकिन सांगे जीसी को एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद ग्रुप होकर प्रैक्टिस कर रही होती है और पहले ग्रुप में जनबे और जीसी होती है और दूसरे ग्रुप में जिंगा और सांगे होती है। और यहाँ पर सांगे और जिंगा तो बार बार लड़ रही होती है। ये देखकर उन दोनों को रोक देती है और बताती है कि तुम 1 घंटे में 18 बार लड़ चुके हो, इसलिए उन दोनों का ग्रुप बदल देती है। सांगे को जनबे के पास भेज देती है और जीसी को जिंगा के पास भेज देती है। और उसके बाद उन दोनों फिर से प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन बार बार जीसी गलती कर रही होती है, इस वजह से जिंगा उसे डांटने लगती है। और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।